हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। तो आपके एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होंगी और आपके एग्जाम की तैयारी को और सरल बनाने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का यूनिट नंबर 3 का शॉर्ट वीडियो, जो आपके एग्जाम पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर जो आप पीडीएफ यहाँ पर रीड करते हैं, पढ़ाते हैं, जिस पीडीएफ के थ्रू आप इसे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो पहले आप जाके डिस्क्रिप्शन में से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितना आप इसको ज़्यादा शेयर करेंगे, इसके बचे हुए नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से प्रोवाइड करा दी जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अपने यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 का हमारा नाम है जावा न्यू फीचर्स, यानी कि जावा के कौन कौन से फीचर इसके अंदर ऐड किए गए थे और कौन सा फीचर कब ऐड किया गया था, इसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा जावा फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। सबसे पहला फीचर जो इसके अंदर ऐड किया था जावा फंक्शनल इंटरफेस का था। तो ये क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो जावा फंक्शनल जो हमारा जावा फंक्शनल इंटरफेस है, एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसके अंदर केवल एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है? केवल एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, लेकिन इसके अंदर आप एक से ज्यादा डिफॉल्ट मेथड को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसे कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड होते हैं जिनकी केवल आपको वहां पर डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन आप उसकी बॉडी वहां पर प्रोवाइड कराते हैं जहां उसको कोई की दूसरी क्लास क्या करती है, एक्सटेंड करती है। तो आपको याद रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड होते हैं जिन्हें केवल किसी भी फंक्शन के अंदर केवल डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन उनकी बॉडी कहां पर एक्सप्लेन की जाती है, जो भी क्लास उसको इंप्लीमेंट करती है। तो आपको ये की पॉइंट इसके अंदर याद रखना है। तो यहां पर लिखा हुआ है अ फंक्शनल इंटरफेस इज एन इंटरफेस दैट कंटेन ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी क्या करता है, केवल वो अपने अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को रखता है। A functional interface can have only one abstract method। कितने abstract method हो सकते हैं इसके अंदर? मैंने आपको बताया केवल one abstract method इसके अंदर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। This is a single method is a functional method और SAM, इसे और दूसरे किस नाम से जानते हैं आप? SAM के नाम से जानते हैं। SAM का मतलब क्या है? सिंगल abstract method। तो याद रखेंगे जब भी आप बात करेंगे जावा फंक्शनल इंटरफेस की, तो जावा फंक्शनल इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस होता है जहां पर आप क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज करते हैं। और उसके अंदर आपके कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं? तो केवल एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड वहां पर आपका डिफाइन होगा। अ फंक्शनल इंटरफेस कैन हैव एनी नंबर ऑफ डिफॉल्ट मेथड। तो जो मैंने आपको बताया वहां पर जो आपके डिफॉल्ट मेथड हैं वो आपके कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड कितने होंगे, वहां पर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। कौन कौन से आपके डिफॉल्ट मेथड हो सकते हैं? जैसे आपका रनेबल और दूसरा एक्शन लिसनर और कंपेरेबल एंड सम ऑफ अदर एग्जांपल ऑफ फंक्शनल इंटरफेस। ये सब क्या है, आपके फंक्शनल इंटरफेस के क्या है, एग्जांपल। अब इसको कब इंक्लूड किया गया था? तो जावा 8 के अंदर क्या है, इस फंक्शन को आपका इंक्लूड किया गया था। ये किसके साथ आया था आपका? लैम्डा एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इंस्टेंस ऑफ अ फंक्शनल इंटरफेस, यानी कि लैम्डा एक्सप्रेशन का आपका यूज किया गया था किसके लिए? आपके फंक्शनल इंटरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका फंक्शनल इंटरफेस आर इंक्लूड इन जावा एसई 8 विद अ लैम्डा एक्सप्रेशन। मैंने आपको बताया किसके साथ? इसको लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ यहाँ पर जावा 8 वर्जन के साथ इंक्लूड किया गया था। एंड मेथड डिफरेंट इन ऑर्डर टू मेक कोड मोर रीडेबल और क्लीन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इससे फायदा क्या हुआ था? जब आप इसमें फंक्शनल इंटरफेस के अंदर हम क्या था, जब लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज किया था, उससे हमारा कोड क्या हो गया था, काफी क्लीन हो गया था और उसको समझना काफी आसान हो गया था और वो कैसा था, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो अब एक फंक्शनल इंटरफेस का एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, या एग्रेड सिंबल की तरह क्या है, ये आपका फंक्शनल इंटरफेस है। इसे हम क्या बोलते हैं, एनोटेशन इज ऑप्शनल। ये क्या रहता है, आपका ऑप्शनल रहता है, चाहे इसे डिनोट भी कर सकते हैं, चाहे इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पब्लिक इंटरफेस माई फंक्शनल इंटरफेस, और इसके बाद आप क्या करेंगे, एक मेथड को डिफाइन करेंगे। अब ये मेथड आपका कैसा मेथड है, कैसा मेथड है आपका, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अच्छा, अभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों है? क्योंकि केवल यहां पर मेथड को डिक्लेयर किया गया है, यहां पर इसकी बॉडी प्रोवाइड नहीं करी गई है। तो यानी कि वे मेथड जिनकी बॉडी प्रोवाइड नहीं करी जाती है उसे क्या कहते हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद क्या है आपका, कौन कौन से आपके प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस होते हैं जावा के ऊपर, हम इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो सभी बच्चों को यदि सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो जरूर मत भूलिएगा।
इसके बाद यहाँ पर पहले बात करते हैं हमारा फंक्शनल इंटरफेस जो आपके अंदर पहले से प्री डिफाइन है। सबसे पहले आता है फंक्शन टी और आर। तो सबसे पहले आपको समझना है कि यहाँ पर टी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है एंड आर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो टी का मतलब क्या होता है, यहाँ आपका आर्गुमेंट टाइप क्या होता है, आपका सिंगल आर्गुमेंट टाइप। यहाँ पर कितने आर्गुमेंट जाएंगे, केवल एक ही आपका आर्गुमेंट पास होगा। आर क्या रहता है, आर यहाँ पर आपका क्या रहता है, रिटर्न टाइप। तो याद रखेंगे टी क्या रहता है, आपका आर्गुमेंट, यानी कि कितने आर्गुमेंट है, यहाँ पर कितने आर्गुमेंट है, केवल एक आर्गुमेंट है। और आर क्या रहता है, आपका रिटर्न टाइप। ठीक है, अब ये करता क्या है, रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट वन आर्गुमेंट एंड प्रोड्यूस अ रिजल्ट। मैंने आपको बताया कितने आर्गुमेंट रहेंगे इसके अंदर, एक आर्गुमेंट रहेगा और क्या करेगा, आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल में आपने फंक्शन डिफाइन किया तो यहाँ पर आपके कितने आर्गुमेंट रहने वाले हैं, एक। तो ये क्या है, आपका आर्गुमेंट हो गया और ये क्या होगा, इसका आपका रिटर्न टाइप हो गया। ठीक है, अब ये किस क्या कर रहे हैं, हम इंटीजर को स्ट्रिंग के अंदर चेंज कर रहे हैं। तो यानी क्या कर रहे हैं, हम एक नंबर यहाँ पर यूजर से इनपुट कराएंगे, उस नंबर क्या कर देंगे, बाद में प्रिंट कर देंगे। तो स्टेटमेंट प्रिंट के लिए आपको पता होगा जावा के अंदर क्या यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट का यूज करते हैं किसी भी सिंगल स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंटीजर टू क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग के अंदर कर रहे हैं और अप्लाई किसके ऊपर कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ पर नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर की वैल्यू हमने क्या प्रोवाइड करी है, 5 प्रोवाइड करी है। तो आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट नंबर इज 5। तो आपको अब ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट प्री डिफाइंड फंक्शन देखते हैं। तो ये क्या है, आपका बाई फंक्शन। ये क्या है, आपका बाई फंक्शन। तो बाई फंक्शन के अंदर यहाँ पर देखेंगे आप 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं। पहले लिखा हुआ है टी, फिर लिखा हुआ है यू एंड ये लिखा हुआ है आर। तो ये क्या है, आपका पहला आर्ग्यूमेंट, इसके बाद ये क्या है, आपका दूसरा आर्ग्यूमेंट, और ये आर क्या है, आपका रिटर्न टाइप। यानी कि बी फंक्शन वो फंक्शन होगा जहां पर 2 आर्ग्यूमेंट पास किए जाएंगे और आपकी रिटर्न वैल्यू कैसी आएगी, केवल सिंगल एक रिटर्न वैल्यू आएगी। रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि वो क्या करेगा, 2 आर्ग्यूमेंट को आपको एक्सेप्ट करेगा एंड प्रोड्यूस अ रिजल्ट, और आपका एक रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आप इस एग्जांपल को भी अच्छे समझ सकते हैं। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हम पहले क्या लेंगे, 2 आर्ग्यूमेंट लेंगे। तो हमने 2 आर्ग्यूमेंट कैसे लिए, इंटीजर और इंटीजर। अब एक रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे तो उसका नाम क्या है, ये भी इंटीजर। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम करीब 2 इंटीजर को लेंगे और उनका सम करके क्या कर देंगे, आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या है, एक अपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट लिखी है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड अप्लाई, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किन्हीं भी 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं। तो वो दोनों नंबर हमारे कैसे हैं, हमने यहाँ पर डिफाइन करा कैसे हैं, इंटीजर टाइप के हैं। और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी कैसा आएगा, ऐसा इंटीजर आएगा। तो पहला इंटीजर आपने पास किया है 3 और दूसरा इंटीजर आपने पास किया है 4। तो जब आप 3 एंड प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा, आपका रिजल्ट 7। तो यहाँ पर देखिए आपका रिजल्ट में क्या आ रहा है, 7। तो इस तरीके से आप सेकंड वाले को समझ सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्या है, आपका कंज्यूमर। इसमें क्या है, आपका कंज्यूमर, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर केवल एक ही आर्गुमेंट दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये केवल क्या है, आपका एक ही आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करेगा। रिप्रेजेंटिंग एन ऑपरेशन दैट एक्सेप्ट अ सिंगल इनपुट आर्गुमेंट, क्या होगा, आपका सिंगल इनपुट आर्गुमेंट होगा और आपको कोई एक रिजल्ट वहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। अब कंज्यूमर स्ट्रिंग टाइप जो भी आपको देंगे, आप यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, किसी मैसेज को आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा प्रिंट मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पर आप कोई भी मैसेज पास करेंगे। जो भी आप मैसेज यहाँ पर पास करेंगे एज अ स्ट्रिंग जाएगा और आपका प्रिंट कर देगा। तो आपने क्या लिखा, प्रिंट एक्सेप्ट हेलो वर्ल्ड। तो आपका आउटपुट में क्या आने वाला है, आपका हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आने वाला है। तो आपको ये तीनों प्री डिफाइंड फंक्शन अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको तीनों फंक्शन फिर से अच्छे समझ में आ गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है प्रीडिकेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रिप्रेजेंट प्रीडिकेट बुलियन वैल्यू फंक्शन ऑफ अ वन आर्गुमेंट। यहाँ पर क्या होगी, कोई भी आपकी बुलियन वैल्यू प्रिंट होगी, इस पर सिंगल आर्गुमेंट के ऊपर होगी। तो प्रिडिक्ट करेंगे यहाँ पर प्रीडिकेट इंटीजर इज इवन। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि कोई भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक इंटीजर वैल्यू को प्रोवाइड करेंगे और यूजर से पूछेंगे क्या ये वैल्यू आपकी इवन है या फिर ओड। यदि वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी इवन हो जाएगी तो वहां पर आपका ट्रू प्रिंट हो जाएगा, और यदि वैल्यू वहां पर कैसी हो जाएगी, ओड हो जाएगी, तो आपका रिजल्ट कैसा आएगा, वहां पर फॉल्स आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने कहा कि यदि जो भी आप नंबर पास कर रहे हैं, यदि उसका मॉडुलस करेंगे 2 से, यदि किस क्या आ जाए, वो 0 के बराबर आए तो नंबर कैसा होगा, आपका इवन नंबर होगा, अदरवाइज क्या होगा, आपका फॉल्स होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपने इंटीजर कैसा पास किया, एज अ 4। तो आप क्या करेंगे, जब 4 का मॉडुलस 2 निकालेंगे इक्वल टू 0। जब 4 का मॉडुलस 2 निकालेंगे, आप सभी को पता होगा क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो जब मॉडुलस आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपका रिजल्ट कैसा है, इवन है। इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या प्रिंट होने वाली है, आपकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, यहाँ पर ट्रू। तो देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू प्रिंट हुई है आपके आउटपुट में। ठीक है, अब बाय प्रीडिकेट इसमें यहाँ पर क्या होगा, एक
सिंगल आर्गुमेंट ये हो गया, ये क्या है आपका सेकंड आर्गुमेंट, ये क्या है आपका फर्स्ट आर्गुमेंट और ये क्या है यहाँ पर सेकंड आर्गुमेंट। तो रिप्रेजेंटिंग अ प्रीडिकेट बुलियन वैल्यू फंक्शन ऑफ टू आर्गुमेंट्स, यहाँ पर कितने आर्गुमेंट होंगे आपके टू आर्गुमेंट होंगे। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हम यहाँ पर दो स्ट्रिंग पास करेंगे, एक स्ट्रिंग 1 और एक स्ट्रिंग 2, और स्ट्रिंग के अंदर जितने भी आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर होंगे हम चेक करेंगे क्या दोनों स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर की वैल्यू क्या है सेम है। यदि दोनों ऑफ कैरेक्टर की वैल्यू क्या होगी सेम होगी तो आउटपुट कैसा आएगा ट्रू, अदरवाइज क्या आएगा आपका फॉल्स। तो यहाँ पर हम आर इक्वल टेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम चेक कर रहे हैं जो हमारी स्ट्रिंग है क्या इनके अंदर दोनों नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या इक्वल है या नहीं, यानी कि दोनों स्ट्रिंग आपस में इक्वल है या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है जावा और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है जावा, इसका मतलब क्या है ये दोनों के अंदर अगर स्ट्रिंग देखे तो स्ट्रिंग दोनों के अंदर एक जैसी है, इसका मतलब आपका रिजल्ट कैसा आएगा यहाँ पर ट्रू। यदि इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट यानी कि सॉरी जो एक भी यदि इनमें से क्या जो आपकी स्ट्रिंग है एक भी फॉल्स होती है तो यहाँ पर क्या आता है आपका रिजल्ट फॉल्स आता है। तो दोनों ट्रू है तो आपस में क्या आएगा आपका रिजल्ट यहाँ पर ट्रू आएगा। इसके बाद क्या है आपका यूनरी ऑपरेटर, यानी कि जब आप किसी भी सिंगल वेरिएबल के ऊपर क्या करेंगे ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो उसे आप क्या कहेंगे आपका यूनरी ऑपरेटर कहेंगे। यहाँ पर आर्गुमेंट कितने रहेंगे आपके यहाँ पर टी है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर फर्स्ट टाइप ही रहेगा यानी कि सिंगल आर्गुमेंट रहेगा। रिप्रेजेंटिंग एन ऑपरेशन ऑन अ सिंगल ऑपरेंड, कितने ऑपरेंड होंगे आपके सिंगल ऑपरेंड होगा दैट प्रोड्यूस अ रिजल्ट ऑफ अ सेम टाइप ऑफ ऑपरेंड, यानी कि जिस टाइप का आपका ऑपरेंड होगा उसी टाइप का आपका रिजल्ट आएगा। मींस यदि आपके ऑपरेंड की वैल्यू इंटीजर है तो आपका आउटपुट भी इंटीजर आएगा, और यदि आपके ऑपरेंड की वैल्यू क्या है फ्लोट है तो फ्लोट आएगा, यदि कैरेक्टर है तो कैरेक्टर आएगा। जिस तरीके से आप अपना ऑपरेंड प्रोवाइड कराएंगे उसके बेस पे आपका आउटपुट यहाँ पर प्रोवाइड होगा। तो यहाँ पर हम यूनरी ऑपरेशन लगा यूनरी ऑपरेटर इंटीजर, अब स्क्वायर निकाल रहे हैं किसका किसी भी नंबर का, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यदि कि हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो मैथमेटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे यहाँ पर 2, इसका मतलब यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर नंबर के नंबर से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या होता है आपका एस्टिक सिंबल होता है जो किसके लिए यूज किया था मल्टीप्लाई के लिए यूज किया था, यानी कि आपने एक नंबर प्रोवाइड करा है और आप उस नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा वो स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो आप नंबर प्रोवाइड करा रहे हैं वो किस टाइप का है इंटीजर टाइप का है, तो इसका मतलब आपका आउटपुट भी कैसा आएगा इंटीजर टाइप का आएगा। यानी कि यदि आपसे बात की जाए 25 तो 25 आपकी कैसी वैल्यू है इंटीजर वैल्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पर आउटपुट जब आप स्क्वायर लगा रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर 5 के ऊपर, तो 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आउटपुट आपको कितना आएगा 25। तो ये आपका आउटपुट क्या है 25। तो आपको जितने भी अभी तक प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस बताए जा रहे हैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ कंप्लीटली अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बात करेंगे हम लैम्डा एक्सप्रेशन इन जावा, यानी कि जावा के अंदर लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होती है हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज जावा के अंदर वहां पर किया जाता है जहां पर आपको क्या होगा किसी भी एक फंक्शन को डिफाइन करना है लेकिन उस फंक्शन क्या है आपको नेम डिफाइन नहीं करना है, तो वहां पर आप क्या करेंगे अपनी लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। तो लैम्डा एक्सप्रेशन इन जावा इज A lambda expression in a Java is a conscious way to represent an anonymous function, यानी कि आपका anonymous जो फंक्शन होता है एक ऐसा फंक्शन होता है जिसे कोई भी नाम नहीं दिया हुआ होता, a function without a name, यानी कि उस फंक्शन में क्या होगा कोई भी नाम नहीं होगा। that can be treated as a फंक्शनल इंटरफेस इंस्टेंस, जो कैसा आपका ट्रीट किया जाएगा एक आपका फंक्शनल इंटरफेस की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि कैसे फंक्शन का यूज करेगा एक ऐसे फंक्शन का यूज करेगा जहां पर क्या होगा उसका नेम नहीं होगा। तो आप जब भी ऐसे फंक्शन का यूज करेंगे आप प्रोग्राम के अंदर आपको ऐसे फंक्शन तब बनाने की जरूरत पड़ती है जब आप क्या डायरेक्टली किसी भी इंटरफेस को आप डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे आप अपने लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। तो लैम्डा एक्सप्रेशन वर इंट्रोड्यूस इन जावा 8, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था जावा 8 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड अलाउ टू यू टू राइट मोर एक्सप्रेसिव एंड रीडेबल कोड, इससे फायदा क्या होगा आप अपने कोड को काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसको रीड करना काफी आसान होता है, स्पेशली व्हेन वर्किंग विद द कलेक्शन एंड स्ट्रीम। ये कब काम ज्यादा काम आता है जब आप क्या करें कलेक्शन और स्ट्रीम के ऊपर काम करते हैं, सबसे ज्यादा आपकी लैम्डा एक्सप्रेशन वहां पर यूज की जाती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है अ लैम्डा एक्सप्रेशन इज अ शॉर्टहैंड ऑफ कोड विच टेक अ पैरामीटर एंड रिटर्न अ वैल्यू, यानी कि है ये आपका एक शॉर्टहैंड कोड होता है जो क्या करता है किसी भी आपके पैरामीटर को लेगा और क्या करेगा आपको एक रिटर्न वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। अब लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंटैक्स कैसा होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो जो आपके लैम्डा का बेसिक सिंटैक्स है वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे एक आप पैरेंथेसिस का यूज करेंगे जहां पर क्या करेंगे आप अपने पैरामीटर को पास करेंगे, इसके बाद यहाँ पर फिर आप ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप अपने एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है।
याद रखिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, पहले आपको पैरेंथेसिस लगाने हैं, उस पैरेंथेसिस के अंदर क्या करना है, आपको पैरामीटर पास करना है। इसके बाद यहाँ पर इस सिंबल का आप यूज करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपनी एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसको भी आप यहाँ पर डिफाइन करना चाह रहे हैं। इसके बाद ये तो क्या था, आपका बेसिक स्ट्रक्चर था। लेकिन यदि जो आपकी बॉडी है लैम्डा एक्सप्रेशन की, उसके अंदर क्या है, मोर देन वन स्टेटमेंट है, तो आपका जो आपका लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंटैक्स होगा वो क्या होगा, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वही पैरामीटर लिखेंगे, किसके ऊपर, पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स के अंदर। उसके बाद आप इस सिंबल का यूज करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, आप कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे, जहां पर हम मोर देन स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। यानी कि आप इसके अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जब आपके पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट होंगी तो आप इस तरीके का सिंटेक्स यूज करेंगे। यदि आपके पास सिंगल स्टेटमेंट होंगी तो आप पीछे वाले के अंदर यूज कर सकते हैं। केवल यहाँ पर क्या लिखना होगा, पैरामीटर लिखना होगा और उसके बाद सीधा क्या कर देंगे, आप यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट लिख देंगे, जो भी आपकी स्टेटमेंट। ठीक है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं आपके लैम्डा एक्सप्रेशन के, तो आपको बताना है। केवल यहाँ पर 3 आपके मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, पैरामीटर, दूसरा क्या होता है, एरो टोकन, और तीसरा क्या होता है, आपकी बॉडी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पैरामीटर की, इसी के बारे में जो मैं आपसे बता रहा था। ये क्या आपका पैरामीटर, द इनपुट ऑफ द लैम्डा एक्सप्रेशन सिमिलर टू द पैरामीटर ऑफ मेथड। यानी कि जो आपके लैम्डा एक्सप्रेशन के इनपुट होते हैं वो सिमिलर होते हैं किसके, आपके मेथड पैरामीटर के। जैसे आपके मेथड के अंदर पैरामीटर को डिफाइन किया जाता है, बिल्कुल सेम ऐसे ही आपके लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर इनपुट को दिया जाता है। These आर एनक्लोज इन अ पैरेंथेसिस, और इन्हें किसके द्वारा, पैरेंथेसिस के द्वारा क्या है, एनक्लोज किया जाता है। इसके बाद क्या है, एरो टोकन। क्या है एरो टोकन, जो आपके सिंबल के बाद क्या था, ये क्या है आपका एक एरो टोकन है। सेपरेट द पैरामीटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ द लैम्डा एक्सप्रेशन। ये क्या करता है, इसका मेन काम क्या रहता है, जो आपका पैरामीटर है उसको बॉडी से क्या करता है, ये सेपरेट करता है। तो आपका ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर की पॉइंट है, आप इस वाले की पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। इसके बाद क्या है आपकी बॉडी, द कोड दैट डिफाइन व्हाट द लैम्डा एक्सप्रेशन डज। यानी कि वो कोड जो आपको बॉडी के अंदर बताया कि आपका लैम्डा एक्सप्रेशन कर क्या रहा है, उसको आप क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। इट कैन बी सिंगल एक्सप्रेशन और अ ब्लॉक और अ स्टेटमेंट। या तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो सकता है या फिर कोई भी आपके एक सिंगल एक्सप्रेशन हो सकता है। तो याद रखना है कि आपके लैम्डा एक्सप्रेशन कितने कंपोनेंट हैं, तो बेसिकली 3 कंपोनेंट हैं। पहला आपका पैरामीटर, दूसरा क्या है एरो टोकन, और तीसरा क्या है आपकी बॉडी। जो भी आपका डबल पैरेंथेसिस के बीच में लिखा जाएगा वो आपका पैरामीटर है। जो आपके पैरामीटर और बॉडीज को सेपरेट करेगा, अलग अलग दिखाएगा, वो आपका क्या है, एरो टोकन है। और बॉडी जहां पर क्या है, आप किसी भी सिंगल स्टेटमेंट को या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, वो वाला पार्ट क्या है आपका बॉडी। तो आपको ये तीनों कंपोनेंट अब याद रखने हैं। नेक्स्ट इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन का। तो यहां पर एक फंक्शन यूज किया गया है, बाई फंक्शन। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जावा के अंदर कौन कौन से प्री डिफाइन आपके फंक्शनल इंटरफेस होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था। तो ये कैसा है आपका बाई फंक्शनल है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ आर्गुमेंट आपको कितने प्रोवाइड कराए जाएंगे, 2 आर्गुमेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्योंकि बाई फंक्शन है। यहाँ पर 2 आर्गुमेंट, रिटर्न टाइप कैसा होगा आपका, सिंगल होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रिंग, इंटीजर एंड स्ट्रिंग। यहाँ पर देखिए आपके 2 आर्गुमेंट है और एक क्या है आपका आउटपुट है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक हम क्या करेंगे एग्जांपल में, इसके अंदर एक हम अपनी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं और उस स्ट्रिंग को हम जितने नंबर ऑफ टाइम प्रिंट कराना चाहते हैं वहां पर हम उसकी वैल्यू को हम वहां पर डिफाइन कर देंगे। तो str क्या है, ये तो आपकी स्ट्रिंग होगी, और ये काउंट क्या होगा, वो उस स्ट्रिंग का नंबर होगा जितनी बार आपको स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग हमने रिजल्ट दिया है जो हमारी आउटपुट को भी प्रिंट करेगा। यहाँ पर हमने फॉर लूप लगाया है। इंटीजर यहाँ पर हमने i को इनिशियलाइज किया है, उसकी वैल्यू अभी क्या लिया है 0, और i की वैल्यू कब तक रहेगी, काउंट के रहेगी, जब तक आपकी वैल्यू क्या है काउंट के बढ़ेगी तब तक i की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। और हर बार i का इंक्रीमेंट कितना होगा, 1 बार होगा। यानी कि पहले i की वैल्यू 0 से चलेगी, फिर 1 2 3 जितनी भी होगी इस तरीके से आप बढ़ाते चले जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आप अपने रिजल्ट को इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, क्या, रिपीट अप्लाई। आपको रिपीट फंक्शन अप्लाई करना है, ठीक है, किसके लिए, ये क्या है आपकी str, ये तो क्या है आपकी स्ट्रिंग, और ये दूसरा क्या है आपका काउंट, ये क्या है आपका काउंट। तो यहां पर देखिए आपके जो काउंट की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दी गई है। इसका मतलब आपके काउंट की वैल्यू तो कितनी हो गई 3, और i की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो सबसे पहले चेक करेगा i की वैल्यू 0 से, क्या i अभी आपका छोटा है 3 से, तो आप कहेंगे यस। तो क्या कर देगा, i की वैल्यू को प्रिंट कर देगा और रिजल्ट में किसकी वैल्यू चली जाएगी, स्ट्रिंग की, और रिटर्न क्या कर देगा, रिजल्ट को। सबसे पहले आपको क्या प्रिंट हो जाएगा, फिर से स्टेटमेंट देखेंगे तो आपका यहाँ पर हाई प्रिंट हो जाएगा। जब यहाँ पर एक बार हाई प्रिंट हो गया तो i की वैल्यू क्या होगी, फिर से बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब i की वैल्यू 0 से घटे कितनी हो गई आपकी 1। जब i की वैल्यू 1 हो गई तो फिर से यहाँ पर चेक करेगा क्या अभी भी i छोटा है काउंट से, तो आप कहेंगे यस।
तो फिर से क्या करेगा, आई की वैल्यू को तो इंक्रीज कर देगा, इसका मतलब आई की वैल्यू तो कट जाएगी, कितनी हो जाएगी 2, और इसके बाद स्ट्रिंग, और उसके बाद क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग, यानी कि इसके बाद क्या करेगा, फिर से एक बार हाई को रिटर्न कर देगा। इसके बाद अब क्या हुआ है, आई की वैल्यू आपकी कितनी हो गई है, 2 हो गई है। जैसे ही आपकी आई की वैल्यू 2 हुई है, फिर से चेक करेगा क्या 2 अभी छोटा है 3 से, तो यहां पर कहेंगे यस, तो फिर से क्या होगा, आपकी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, इसका मतलब इस बार क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू फिर से 3 हो जाएगी, और यहां पर आपका स्ट्रिंग प्रिंट होगा। क्या करना है आपको, रिटर्न करेगा किसको, स्ट्रिंग को। तो यहां पर रिपीट अप्लाई फंक्शन फिर से हो जाएगा, एक बार आपका हाई फिर यहां से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इस समय स्ट्रिंग की वैल्यू कितनी हो गई 3, क्या 3 से बड़ा है, तो आप कहेंगे नो। तो इस केस में क्या होगा, आपका लूप क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, और फाइनल स्ट्रिंग आपकी क्या मिल जाएगी आउटपुट में ये। तो देखिए आपके आउटपुट में यहाँ पर भी आपको यही आउटपुट यहाँ पर दिखाया गया। तो अब आपको ये लैम्डा एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको बिल्कुल एग्जाम्पल और थ्योरी कंसेप्ट लैम्डा एक्सप्रेशन का बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, तो वीडियो को जल्दी से जल्दी सभी बच्चे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या आपको क्या करना है, सिंपली बेसिकली हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाना है, वहां पर हमारा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कीजिए, और यहाँ पर इस पीडीएफ को वहां पर आपको अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप कुछ टाइम बाद इस पीडीएफ को वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद मेथड रेफरेंस इन जावा, यानी कि मेथड रेफरेंस जावा के अंदर क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो मेथड रेफरेंस इन अ जावा आर अ शॉर्टहैंड नोटेशन ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन टू कॉल मेथड डायरेक्टली, यानी कि जो आपका मेथड रेफरेंस है जावा के अंदर क्या होता है, आपका लैम्डा एक्सप्रेशन का शॉर्टहैंड होता है, जिसको आप मेथड के अंदर क्या है डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो याद रखेंगे क्या है आपका मेथड रेफरेंस, क्या है आपका शॉर्टहैंड होता है किसका, आपकी लैम्डा एक्सप्रेशन का, और इसको किस लिए यूज करते हैं, इसका फायदा क्या है, आप इसे मेथड के अंदर क्या है डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो मेथड रेफरेंस इन अ जावा आर अ शॉर्टहैंड नोटेशन, ये क्या है आपकी एक शॉर्टहैंड नोटेशन है, किसकी है, ये आपकी लैम्डा एक्सप्रेशन की है, और इसका फायदा क्या है, टू कॉल अ मेथड डायरेक्टली, यहां पर क्या है आप अपने मेथड को क्या है डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। दे प्रोवाइड अ वे टू रेफर टू अ मेथड एग्जिस्टिंग क्लास टू अ ऑब्जेक्ट इन अ मोर कंसाइज एंड रीडेबल मैनर, यानी कि ये कंसाइज का मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्पष्ट यानी क्लियर रूप से कंसाइज का मतलब होता है, यानी कि इसका फायदा क्या होगा, ये आपको एकदम स्पष्ट रूप से कोड और क्या प्रोवाइड कराता है, और उससे क्या फायदा है, उससे होता है उसकी जो रीडेबल मैनर है उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, वहां पर कोड को रीड कर सकते हैं। अब आपका जो आपका मेथड रेफरेंस होता है उसका सिंटैक्स क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। द जनरल सिंटैक्स ऑफ मेथड रेफरेंसेस, इसका जनरल सिंटैक्स आपका क्या होता है, पहले आपको क्या लिखना होगा, अपनी क्लास का नाम लिखना होगा, जो भी आपका क्लास का नाम है उसे लिखिए, उसके बाद क्या करना होगा, आपको डबल कोलन का यूज करना क्या पड़ेगा, डबल कोलन आपको लगाने होंगे। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको मेथड का नाम लिखना पड़ेगा। क्या करना है, फिर से एक बार देख लीजिए, सबसे पहले अपनी क्लास का नाम लिखना है, उसके बाद डबल कोलन का यूज करना है, उसके बाद आप जिस भी मेथड का यहाँ पर डायरेक्टली यूज करना चाह रहे हैं आपको उस मेथड का नाम देना है। ठीक है, इसके बाद इफ इट इज एन इंस्टांस ऑफ मेथड, यदि क्या है वो किसी भी इंस्टांस का मेथड है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस इंस्टांस को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से डबल कोलन का यूज करेंगे, और उसके बाद फिर से क्या करेंगे, जिस भी मेथड का क्या है इंस्टांस है उसका क्या लिख देंगे आप यहाँ पर नाम लिख देंगे। तो अब आपको मेथड रेफरेंस इन जावा समझ में आ गया होगा। आपको इतना याद रखना है कि मेथड रेफरेंस जावा के अंदर क्या होता है, शॉर्टहैंड होता है, किसका होता है, आपके लैम्डा एक्सप्रेशन का होता है, और इसका यूज किस लिए किया जाता है, आपके मेथड को डायरेक्टली कॉल करने के लिए क्या है, आपके मेथड रेफरेंस का कॉल किया जाता है। इसके दो सिंटैक्स है, कब जो आपका डायरेक्टली क्या है इंस्टांस से कॉल करेगा तो आपको लिखना है इंस्टांस लिखना, उसके बाद अपने मेथड का नाम लिखना है, और यदि इंस्टांस नहीं है तो आप क्या लिखना, अपनी क्लास का नाम लिखना, उसके बाद अपने मेथड का नाम लिखना है। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ मेथड रेफरेंस, यानी जावा के अंदर कितने टाइप के आपके मेथड रेफरेंस रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर, जो सबका पहला टाइप है आपका रेफरेंस टू अ स्टैटिक मेथड। क्या है, जब क्या करेंगे आप किसी भी रेफरेंस करेंगे किसको, अपने स्टैटिक मेथड को, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, क्लास का नेम लिखते हैं, उसके बाद क्या है आपको डबल कोलन का यूज करना है, उसके बाद क्या लिखना है, अपने स्टैटिक मेथड का नाम लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए
हमारा बाइनरी ऑपरेटर है, उसका हमने क्या लिख दिया है क्लास। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर किसी भी आपने दो नंबर आप यहाँ पर पास करेंगे और उन दो नंबर में से आप क्या ट्राई करेंगे, मैक्सिमम नंबर को फाउंड आउट करने का ट्राई करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो हमने क्या करा है, मैक्सिमम अप्लाई किया है। अब किसके ऊपर अप्लाई किया है, इंटीजर के ऊपर। तो यहाँ पर हमें दो वैल्यू प्रोवाइड करी है, एक 3 और एक 5। तो यदि आपसे पूछा जाए कि 3 और 5 में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे 5। तो आपका आउटपुट में क्या आ रहा है यहाँ पर 5। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या है, रेफरेंस टू अ इंस्टांस मेथड ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। यदि क्या है, यदि हम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के इंस्टांस के ऊपर बात करेंगे, उसका सिंटैक्स क्या होगा उसे देखिए। सबसे पहले मैंने आपको इंस्टांस में बताया था, पहले आपको इंस्टांस लिखना होगा, जिस भी क्लास का वो इंस्टांस है उसे लिखिए। उसके बाद क्या कीजिए, फिर से डबल कोलन यूज कीजिए और उसके बाद इंस्टांस मेथड नेम, यानी कि उसके इंस्टांस के मेथड का नेम लिख दीजिए। अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास करी है, हम इस स्ट्रिंग का क्या करेंगे, इसको लोअर केस या फिर अपर केस के अंदर से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया क्या है, मेथड रेफरेंस क्या होते हैं, आपके लैम्डा एक्सप्रेशन का शॉर्ट हैंड होते हैं, जिन्हें मेथड के अंदर क्या है डायरेक्टली कॉल किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, हमने स्ट्रिंग, जो हमारी स्ट्रिंग का नाम क्या है str, इसके अंदर एक हमने स्ट्रिंग पास की जिसका नाम क्या है हेलो। अब हम एक सप्लायर को यहाँ पर कॉल करेंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग को पास करना है, वो क्या करेगा टू अपर केस के लिए, ये क्या है हमारा अपर केस के लिए है। अब यहाँ पर पहले तो हमने क्या लिख दिया str, मेरी स्ट्रिंग यानी कि जो मेरा स्टांस है वो लिख दिया, और उसके बाद मुझे काम क्या करना है, इसके ऊपर अपर केस में इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है जिसको हम प्रिंट स्टेटमेंट कहते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो यहाँ पर क्या है, टू अपर केस डॉट गेट। यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपका मैसेज है उसको क्या कर देगा, उसको अपर केस के अंदर चेंज कर देगा। तो यहाँ पर पहले हेलो कैसे लिखा होता है, हेलो अब क्या हो जाएगा, पूरा कैपिटल लेटर में आएगा, यानी कि HELLO। ये आपका क्या हो जाएगा आउटपुट। तो आपको ये दोनों टाइप अब अच्छे समझ में आ गए होंगे। ये टोटल 4 टाइप का होता है, 2 आपने यहाँ पर देख लिए, 2 आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बात करते हैं थर्ड की, रेफरेंस टू एन इंस्टांस मेथड ऑफ अ आर्बिट्री ऑब्जेक्ट और अ पर्टिकुलर टाइप्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, दिस इज कॉमनली यूज्ड व्हेन यू वांट टू कॉल एन इंस्टेंट मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट दैट विल बी सप्लाइड एट रन टाइम। यानी कि आप किसी एक ऐसे इंस्टेंस को कॉल करना चाहते हैं, वो कब वहां पर सप्लाई होगा, एज अ रन टाइम पर। ठीक है, उसका सिंटैक्स क्या होगा, वही सबसे पहले क्या लिखिए, आप अपनी क्लास का नाम लिखिए, उसके बाद आपके इंस्टेंट मेथड का नाम लिखिए। इस तरीके से आप यहाँ पर सिंटैक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपका लास्ट एंड फोर्थ बचता है जिसका नाम क्या है, रेफरेंस टू अ कंस्ट्रक्टर। यानी कि जब हम क्या करेंगे, किसी भी कंस्ट्रक्टर को क्या करेंगे, रेफरेंस करेंगे, तो उसका सिंटैक्स क्या है, वही सबसे पहले क्या है, आपकी क्लास का नेम। और मैंने आपको बता रखा कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी क्लास का तो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो हमें किस कीवर्ड के थ्रू बनाते हैं, न्यू कीवर्ड के थ्रू बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ न्यू, तो इसका मतलब रेफरेंस किसको कर रहा है, आपके कंस्ट्रक्टर को कर रहा है। दिस इज यूज टू क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इसका यूज के लिए क्या है, आपके किसी भी न्यू इंस्टेंस के लिए किया गया। यहाँ पर फिर से क्या लिखा है हमने, सप्लाई लिस्ट। यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा सप्लायर काम करेगा, एरे टू क्या करेगा, एक न्यू कंस्ट्रक्टर उसका बना के दे देगा। यहाँ पर क्या है, फिर से देखिए, ये एरे क्या है, ये तो क्या है आपका क्लास का नेम है। ठीक है, जो हमारी स्ट्रिंग की लिस्ट है, यहाँ पर ये न्यू, ये क्या हमारा कंस्ट्रक्टर है। लिस्ट सप्लायर डॉट गेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे आप इस मेथड कॉल करेंगे तो क्या होगा, क्रिएट अ न्यू एरे लिस्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक आपकी न्यू एरे लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि जब भी हम अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट के बेस पे जो भी आपकी क्लास डिफाइन होती है वहाँ यहाँ पर प्रिंट हो जाती है। तो आपको चारों टाइप आप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसका एक टॉपिक इसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि मेथड रेफरेंस सिंप्लीफाई इन जावा कोड। यानी कि आपको जो मेथड, जो आपका मेथड रेफरेंस होता है, वो आपके जावा के कोड को कैसे सिंप्लीफाई करता है, इस तरीके से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे लेस कोड, यानी कि ये क्या होता है, आपके जावा का शॉर्ट हैंड, मतलब जो लैम्डा एक्सप्रेशन होती है उसका शॉर्ट हैंड होता है। इसका मतलब क्या होगा, आपके लेस कोड, यानी कोड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। मेथड रेफरेंस रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कोड, ये क्या कर देता है, आपके अमाउंट ऑफ कोड क्या कर देता है, कम कर देता है। यू विल डू राइट मेकिंग इट मोर कंसाइज एंड इजियर टू रीड। ये क्या है, काफी आपका स्पष्ट और इजी टू रीड, इसे पढ़ना क्या होता है, काफी ज्यादा आसान होता है। इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट है रीडेबिलिटी। ठीक है, बाय रेफरेंसिंग एग्जिस्टिंग मेथड द कोड बिकम मोर इंट्यूटिव एज यू कैन सी एग्जैक्टली which method is being used without debugging into the main implementation। यहाँ पर क्या है, आप किसी भी नए ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, इसके अंदर लेकर सकते हैं। जो आपका जो करंट में आपका मेथड है उसके अंदर कोई भी वहां पर चेंज नहीं होगा, आप यहाँ पर डायरेक्टली क्या अपने मेथड को कॉल कर सकते हैं।
इसके बाद क्या है आपका रीयूजेबिलिटी, इसको दोबारा से यूज किया जा सकता है कैसे, इफ यू ऑलरेडी हैव एन मेथड डिफाइन, यदि आपने पहले से कोई मेथड को डिफाइन कर रखा है, दैट डज व्हाट यू वांट यू कैन रीयूज इट डायरेक्टली, आपको पता है कि ये मेथड क्या काम कर सकता है तो आप इसे डायरेक्टली वहां पर यूज कर सकते हैं। आज जरूरी नहीं है आपको उस मेथड को दोबारा से डिफाइन करना पड़ेगा। तो याद रखना है पहले लेस कोड है, उसके बाद रीडेबिलिटी क्या है, इसकी रीडेबिलिटी काफी ज्यादा हाई रहती है, इसके बाद रीयूजेबिलिटी यानी कि इस कोड को बार बार यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है सिंप्लीफाई कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन, ठीक है, मेथड रेफरेंस कैन सिंप्लीफाई दैट इंस्टांसिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंसिंग कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ लैम्डा फ्रैक्शन टू कोड कंस्ट्रक्टर। ये क्या है, आपकी जो लैम्डा एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था, जो कोड करते हैं उसको अंदर उसकी नीड को कम कर देता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है उसका डायरेक्टली शॉर्ट हैंड प्रोवाइड कराता है, तो हम क्या है अपने मेथड को डायरेक्टली वहां पर कॉल कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टीम एपीआई इन जावा, यानी कि स्टीम एपीआई क्या होती है इसके बारे में यहाँ करेंगे। पहले बात करते हैं हम एपीआई से। तो एपीआई क्या होता है, आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। क्या होता है, ये आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है। बात की जाए आपकी स्ट्रीम, तो आपकी स्ट्रीम क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, क्या कहते हैं आप, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, तो आप क्या कह सकते हैं, स्ट्रीम कह सकते हैं। अब इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो जावा आपकी जो स्ट्रीम एपीआई है उसको क्या है, जावा 8 के अंदर क्या है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जावा स्ट्रीम एपीआई इंट्रोड्यूस इन जावा 8 के अंदर प्रोवाइड किया गया था। इट इज अ पावरफुल टूल फॉर वर्किंग विद द कलेक्शन ऑफ डाटा इन मोर फंक्शनल एंड डिक्लेरेटिव वे, यानी कि इसको कब सबसे ज्यादा मतलब जो पावरफुल टूल है किसके लिए, जब आपको काम करना हो किसमें, आपके कलेक्शन ऑफ डाटा में। ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, वहां पर आपको फंक्शनल एंड काफी डिक्लेरेटिव वे आपको प्रोवाइड करेगा, यानी कि आप फंक्शन को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं तब जब आपको कलेक्टिव डाटा के साथ क्या करना होगा। अच्छा, कलेक्टिव डाटा कौन सा होता है, जैसे आपको काम करना है लिस्ट के ऊपर या फिर एरे के ऊपर, तो जब या फिर मैप के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रीम एपीआई का वहां पर यूज करेंगे। इट अलाउ यू टू परफॉर्म ऑपरेशन, ये क्या है, आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अलाउ करता है। कौन कौन सा है, पहला क्या है आपका फिल्टरिंग, दूसरा क्या है मैपिंग, और तीसरा क्या है रिड्यूसिंग ऑन डाटा कलेक्शन लाइक लिस्ट और एरे इन अ कंसाइज एंड रीडेबल मैनर। क्या है, ये काफी स्पष्ट और रीडेबल, यानी कि उसको पढ़ना क्या है काफी ज्यादा आसान होता है। अब इसके कौन कौन से फीचर्स हैं किसके, आपके स्ट्रीम एपीआई के, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहला क्या है स्ट्रीम। स्ट्रीम किसे कहते हैं, स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट दैट यू वांट टू प्रोसेस। ये क्या होती है, आपकी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट होती है जिसको आप क्या करना चाहते हैं, प्रोसेस करना चाहते हैं। अनलाइक अ कलेक्शन इट डज नॉट स्टोर डाटा, यानी कि जो आपका कलेक्शन है वो आपका मतलब जो स्ट्रीम है वो आपके डाटा को स्टोर नहीं करती है। इट ऑपरेशन ऑन सोर्स डाटा, जो भी आपका सोर्स डाटा उसके ऊपर क्या करती है, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। लाइक आपको लिस्ट या फिर एरे के अंदर जब भी आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो आप किसका यूज करेंगे, स्ट्रीम एपीआई का यूज करेंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट है इसके अंदर आपका सेकंड फीचर जो क्या है, ऑपरेशन। स्ट्रीम अलाउ यू टू परफॉर्म ऑपरेशन लाइक फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है, रिमूविंग सर्टेन एलिमेंट। जब भी हम अपने क्या है जो हमारी स्ट्रिंग या फिर एरे दे रखा है उसमें से यदि हमें किसी भी एलिमेंट को क्या करना है, कुछ डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, फिल्टरिंग ऑपरेशन का यूज करेंगे। दूसरा क्या है मैपिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट। जब हमें किसी भी एक एलिमेंट को किसी भी दूसरे एलिमेंट के अंदर क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा, तो हम क्या करेंगे, वहां पर मैपिंग कंसेप्ट का यूज करेंगे। इसके बाद थर्ड ऑपरेशन क्या है आपका रिड्यूसिंग। जब भी हमें क्या करना होगा, काफी सारे एलिमेंट को क्या करना होगा, एक साथ कंबाइन करना होगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, रिड्यूसिंग का यूज करेंगे। ये क्या है आपके कुछ स्ट्रीम एपीआई के क्या है कुछ स्पेशल ऑपरेशन है। कौन कौन से हैं फिर से याद करेंगे, पहला क्या है आपका फिल्टरिंग, और दूसरा क्या है आपका मैपिंग, और तीसरा क्या है रिड्यूसिंग। तो आपको तीनों ऑपरेशन आपको याद रखने हैं। यदि आपको कंप्लीट वीडियो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या आपको सेशन अच्छे से समझ में आ रहा है तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। इसके बाद स्ट्रीम एपीआई में फिर से एक और नया फीचर क्या है, पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग क्या है, स्ट्रीमिंग ऑपरेशन कैन बी चेंज टुगेदर फ्रॉम अ पाइपलाइन, यानी कि स्ट्रीम ऑपरेशन जो भी आपके एक साथ ऑपरेशन कह सकते हैं वो एक साथ क्या हो जाता है, चेनिंग कंसेप्ट का यूज करके एक साथ मर्ज हो जाते हैं, जहां पर आप एक इजी वे में क्या है अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। दिस मेक द कोड इजी, इससे क्या फायदा होगा, आपका कोड इजी हो जाएगा टू रीड एंड इफिशिएंट, ये आपका काफी इफिशिएंट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, उसको पढ़ना काफी आसान हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखा है आपका लेजी इवोल्यूशन। ऑपरेशन ऑन स्ट्रीम आर ओनली परफॉर्म व्हेन अ
टर्मिनल ऑपरेशन, यानी कि जब भी आपको क्या है कोई भी टर्मिनल ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो आप क्या करेंगे, लेजी इवोल्यूशन का यूज करेंगे। लाइक कलेक्शन और फॉरेज इज कॉल्ड मेकिंग देम इफिशिएंटली बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी कैलकुलेशन। जब आपको क्या है कोई एक ऐसा ऑपरेशन करना है जहां पर क्या है केवल आपको मेन टास्क को परफॉर्म करना है और वहां पर आपको जो भी कैलकुलस दे रखी है उसको आपको यूज ही नहीं करना, तो आप क्या करेंगे, आप लेजी इवोल्यूशन का वहां पर यूज करेंगे। इंटीग्रेशन विद न्यू फ्यूचर, जैसे जैसे जावा के अंदर क्या हो जाएगा, फ्यूचर बढ़ते जाएंगे तो आपकी स्टीम एपीआई क्या है, जितने भी सारे नए नए वर्जन आएंगे क्या करेगी, उनको एक्सेप्ट करती रहेगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ जावा इन्वॉल्व्स दैट स्टीम एपीआई विल बी कंटिन्यू टू इंटीग्रेट विद न्यू फ्यूचर मेंटेनिंग इट्स रिलीवेंस एंड यूटिलिटीज। इसकी रिलीवेंस और यूटिलिटी को मेंटेन करने के लिए जब भी कोई जावा के अंदर नया फीचर आएगा तो उसके अंदर क्या है, उसको न्यू लैंग्वेज के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। एनहेंस कैपेबिलिटीज, फ्यूचर वर्जन ऑफ जावा लाइक टू इंट्रोड्यूस मोर फीचर टू स्टीम, यानी कि फ्यूचर में क्या है जावा के अंदर और भी ज्यादा फीचर को क्या है ऐड किया जाएगा, मेकिंग इट इवन मोर पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल, जिससे क्या होगा जो हमारी जावा एपीआई है जावा क्या है काफी आपकी पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल लैंग्वेज बन जाएगी। तो ये आपके क्या है कुछ जावा के फीचर्स थे, जावा के जो आपके स्टीम एपीआई ये क्या है उसके कुछ फीचर्स थे। इसके बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं अपना स्टीम एपीआई इन जावा के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, एक हमने स्ट्रिंग पास किया जिसका क्या है नेम है, और यहाँ पर एरे लिस्ट को हम पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एरे लिस्ट के अंदर कुछ स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। पहला क्या है हमारा एलिस, दूसरा क्या है बॉब, और तीसरा क्या है चार्ली। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन फिल्टर को नेम करेंगे और उस नेम को निकालने का स्टार्ट करेंगे, जो स्टार्ट किससे होगा, विद ए। तो यानी कि फिल्टर हमने लगाया और क्या कर रहे हैं, नेम के अंदर क्या कर रहे हैं, नेम डॉट स्टार्ट विद ए, यानी कि जो भी नंबर ए से स्टार्ट हो उसको क्या करना है, हमें प्रिंट करना है। तो कलेक्ट करने का मतलब क्या होगा, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा बाहर की तरफ, कलेक्टर डॉट लिस्ट, यानी कि उस लिस्ट में से उस वाले एलिमेंट को कलेक्ट कर लेगा। कौन करेगा ये काम, आपका कलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग देखेंगे आप देखिए यहाँ पर बॉब तो बी से स्टार्ट है और चार्ली सी से स्टार्ट है, लेकिन एलिस किससे स्टार्ट है, ए से। तो आपका स्ट्रिंग के अंदर क्या प्रिंट होगा, एलिस। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, आपका एलिस। तो इस तरीके से आप स्टीम एपीआई का जावा के अंदर यूज कर सकते हैं। इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। देख लीजिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, यूजेस ऑफ स्टीम एपीआई। अब कहाँ कहाँ पर आपका स्टीम एपीआई का यूज किया जाता है उसके बारे में आपको बात करते हैं। सबसे पहले क्या था, फिल्टरिंग। मैंने अभी आपको पहले फिल्टरिंग बताया था। इसका पर्पस क्या है, सेलेक्ट एलिमेंट दैट मैच अ कंडीशन, यानी कि हम क्या करेंगे फिल्टरिंग के थ्रू क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट को क्या करते हैं हम रिड्यूस, यानी कि वहां पर एलिमिनेट कर देते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो भी एलिमेंट वहां से मैच कर जाएगा उस एलिमेंट को तो हम प्रिंट कर देंगे, बाकी कर देंगे वहां से हटा देंगे। अब यहाँ पर एग्जांपल बनाया हुआ फिर से एक एरे लिस्ट है जिसके अंदर फिर से हमने 3 स्ट्रिंग पास की हैं, एलिस की, बॉब की, डेविड की और ये चार्ली की। ठीक है, अब हमने क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी आपकी स्टीम एपीआई हम क्या करेंगे उसके अंदर फिर से एक फिल्टर मेथड का जो हमने यहाँ पर किया डॉट फिल्टर, हम क्या करेंगे यहाँ पर नाम को फिल्टर कर रहे हैं, यानी कि फिल्टरिंग ऑपरेशन हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उस एलिमेंट को ले रहे हैं जो क्या है आपका ए से स्टार्ट है, जरूरी नहीं है हर बार आपको ए लेना है, इस बार आप बी भी ले सकते हैं। ठीक है, उसको आपको प्रिंट करना है जो आपसे बी से स्टार्ट हो। तो फिर क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, एक कलेक्टर ऑपरेटर यहाँ पर लगाएंगे डॉट टू लिस्ट, यानी कि लिस्ट में से उस कलेक्टर ऑपरेटर वहां से उठा के ले आएगा। तो देखेंगे यदि आपने यहाँ पर स्टार्ट विद ए लिखा है तो आपका क्या प्रिंट होगा, एलिस प्रिंट होगा, तो ये आपका एलिस प्रिंट हुआ है। यदि आपने बी लिया है तो वहां पर क्या प्रिंट होगा, बॉब प्रिंट होगा। तो यहाँ पर आप जो भी इन पैरेंथेसिस के अंदर पास करेंगे वही आपकी स्ट्रिंग जो है वहां पर आपको प्रिंट हो जाएगी। दूसरा क्या है यहाँ पर मैपिंग। तो मैपिंग क्या है, ट्रांसफॉर्म एलिमेंट इनटू द स्ट्रीम, यानी कि हम क्या करेंगे एलिमेंट्स को क्या है एक स्ट्रीम के अंदर क्या करें ट्रांसफॉर्म करें, उसके लिए हम क्या करेंगे अपना मैपिंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी एक लिस्ट बनाई हुई है एरे लिस्ट, जिसके अंदर से फिर से ये 3 नाम आपके पास किए गए हैं, एलिस, बॉब और ये चार्ली। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम अपने प्रत्येक जितने भी जो हमारे यहाँ पर हमने स्ट्रिंग पास किए हैं सभी क्या कर रहे हैं लेंथ को कैलकुलेट कर रहे हैं, किसके थ्रू, अपने मैपिंग के थ्रू। ठीक है,
अब क्या करेंगे, मैप स्ट्रिंग, ठीक है, और हमने डबल कोलन लगा क्या लिखा हुआ, लेंथ। तो हम जितनी भी हमारी स्ट्रिंग है उसकी क्या करेंगे, उसको लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। कलेक्ट डॉट लिस्ट, इसे कहां से कलेक्ट किया जाएगा, आपके लिस्ट से कलेक्ट किया जाएगा। तो बात करते हैं, पहला आउटपुट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 5। तो देखेंगे एलिमेंट 1 2 3 4 5, तो कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 5। इस तरीके से सेकंड वाला 1 2 3, तो इसके अंदर कितना है, 3। इसके अंदर कितना, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर कितना है, 7। तो देखिए आउटपुट में आपको क्या आ रहा है, 5 3 एंड 7। तो इस तरीके से आप मैपिंग का एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, रिड्यूसिंग, कंबाइनिंग एलिमेंट ऑफ द स्ट्रीम इनटू अ सिंगल रिजल्ट। यानी कि हम क्या करेंगे, जो भी आपके स्ट्रीम ऑफ एलिमेंट को कंबाइन कर देंगे, एक सिंगल रिजल्ट आपका प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर एक एरे लिस्ट ली गई, इसके अंदर क्या है, कुछ एलिमेंट को पास किया गया है, और क्या करेंगे हम, इन एलिमेंट का क्या करेंगे, एक सम प्रोवाइड करेंगे, जो आपको क्या होगा, एक सिंगल यूनिट होगा। तो यहाँ पर एलिमेंट कौन सा पास किया आपने, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर हम इंटीजर क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, ठीक है। जब हम सम करेंगे तो कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, और इसको सम करेंगे, तो जब हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, और 6 5 कितना हो जाएगा, 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा आपका 15। तो आपका रिजल्ट में कितना प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, 15। इसके बाद क्या है आपका सोर्टिंग। तो सोर्टिंग एलिमेंट इन द स्ट्रीम, यानी कि जो है एलिमेंट है उनको आपको स्ट्रीम के अंदर सोर्ट करने के लिए आप सोर्टिंग का यूज करेंगे। फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर से आपने 3 स्ट्रीम पास किए, पहला चार्ली, दूसरा एलिस, और तीसरा क्या है यहाँ पर, बॉब। आप सोर्ट कर रहे हैं, कैसे इसको सोर्ट कर रहे हैं, एज अ अल्फाबेट, यानी कि पहले आपके ए अल्फाबेट वाले आए, फिर बी वाले आए, फिर सी वाले आए, इस तरीके से आप सीरियलाइज कर रहे हैं। तो कलेक्ट डॉट लिस्ट, इसे क्या कहें, लिस्ट के अंदर से यहाँ से कलेक्ट किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो कैरेक्टर ए से स्टार्ट था कौन था, एलिस, तो पहले कौन आ गया आपका, एलिस। ए के बाद क्या आता है आपका बी, तो इसके बाद क्या आ गया आपका बॉब, और सी के क्या होगा, चार्ली। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद क्या है, पैरेलल स्ट्रीम, ठीक है, प्रोसेस डाटा इन पैरेलल टू इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ मल्टी कोर परफॉर्मेंस। यानी कि जब भी हम क्या करेंगे, अपना पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, किसके अंदर, आपके मल्टी कोर प्रोसेसर के अंदर। ये सब आपको अब सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बात करते हैं डिफॉल्ट मेथड इन जावा, यानी कि जावा के अंदर क्या है, डिफॉल्ट मेथड क्या होता है। जावा के अंदर डिफॉल्ट मेथड वो मेथड होता है, जब भी हम पहले इंटरफेस को डिफाइन करते थे तो वहां पर क्या करते थे, हम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज करते थे। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड होते हैं जहां पर आप अपनी बॉडी को प्रोवाइड नहीं कराते, वहां पर क्या करते हैं, बस अपने मेथड को डिक्लेयर करते हैं। लेकिन आप यदि जावा के अंदर क्या है, डिफॉल्ट मेथड का यूज करेंगे इंटरफेस के अंदर, तो वहां पर आप अपने मेथड की बॉडी भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आपको याद रखना है, यानी क्या होता है, जावा के अंदर डिफॉल्ट मेथड वो मेथड होते हैं जहां पर उनकी बॉडी भी इंटरफेस के अंदर ही क्या है, प्रोवाइड कराई जाती है। A default method in a Java interface is a method that has a body implementation inside the interface itself। यानी कि वो मेथड होते हैं जो क्या है, उसकी बॉडी प्रोवाइड करा जाती है आपकी इंटरफेस टू द इनसाइड, यानी कि जो भी आपका इंटरफेस है उसके इनसाइड ही क्या है, उसकी मेथड की बॉडी वहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन इससे पहले जब मैंने आपको पहले इंटरफेस बताया था, तो आपने देखा होगा वहां पर केवल हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज करते थे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड थे जहां पर केवल क्या है, आपको मेथड को डिक्लेयर करना है, लेकिन वहां पर उसकी बॉडी प्रोवाइड नहीं करानी है। तो सर इसकी बॉडी कहां पर प्रोवाइड कराई जाती थी, तो जो भी क्लास आपकी इंटरफेस को क्या करती थी, इंप्लीमेंट करती थी, वहां पर हम क्या है, उस क्लास की बॉडी को प्रोवाइड कराते थे। इसके बाद दिस फीचर वाज इंट्रोड्यूस इन जावा 8, यानी कि जावा 8 के अंदर इस फीचर को क्या है, इंट्रोड्यूस किया गया था। बिफोर, ये वाली लाइन जो मैंने अभी आपको थ्योरी कंसेप्ट से बताई, यही मैंने यहां पर लिखी हुई है। बिफोर दिस इंटरफेस कुड ओनली हैव मेथड डिक्लेरेशन, यानी कि नो इम्प्लीमेंटेशन, एंड एनी क्लास इंप्लीमेंटिंग द इंटरफेस हैड टू प्रोवाइड द मेथड कोड्स। यानी कि इससे पहले जो भी हम जब भी हमारा डिफॉल्ट मेथड था, उससे पहले जब भी हम मेथड को बनाते थे, यानी कि जो इंटरफेस लिखते थे, उसके अंदर जो हम मेथड को डिक्लेयर करते थे, उसकी बॉडी हम कहां पर प्रोवाइड कराते थे, जो भी क्लास क्या करती थी उसको इंप्लीमेंट करती थी, ठीक है, वहां पर हम उसकी बॉडी को प्रोवाइड कराते थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, जब भी हम क्या करेंगे, जावा के अंदर डिफॉल्ट मेथड का यूज करेंगे, तो वहां पर हम मेथड की बॉडी डायरेक्टली प्रोवाइड करा सकते हैं, किसके अंदर, आपके इंटरफेस के अंदर। तो यहां पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ये क्या आपका इंटरफेस कीवर्ड, और ये क्या है, मेरे इंटरफेस का नाम, ये क्या है, माय इंटरफेस। यहां पर हमने क्या करा, डिफॉल्ट मेथड का यूज किया है, तो डिफॉल्ट वॉइड से हेलो, ये क्या है, मेरा मेथड, और यहां पर क्या है, मैंने उसकी मेथड की बॉडी भी प्रोवाइड करा दी है। तो क्या प्रिंट करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो फ्रॉम द इंटरफेस।
ये क्या आपके इंटरफेस है। लेकिन यदि इससे पहले की बात करें तो कुछ सिनेरियो कैसा रहता था, पहले आप क्या लिखते थे, इंटरफेस, उसका नाम जैसे सपोज करो आपने दे दिया ABC। इसके बाद आप कोई मेथड यहां पर डिफाइन करते थे, ऐसे लिखते थे void run। उसके बाद यहां पर सेमीकोलन लगा के आप क्या देते हैं, उस मेथड को यानी कि इंटरफेस को यहां पर भी क्लोज कर देते हैं। अब इस मेथड की आपकी बॉडी कहां पर प्रोवाइड करा दी थी, जो भी क्लास इसको एक्सटेंड करती थी यानी कि इंप्लीमेंट करती थी, वहां पर क्या है आप इस मेथड की बॉडी प्रोवाइड कराते। तो याद रखेंगे कि डिफॉल्ट मेथड इन जावा के अंदर क्या होता है, वो मेथड होता है जहां पर हम इंटरफेस के अंदर ही उस मेथड क्या है बॉडी को प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे यहां पर देखा, ये हमने डिफॉल्ट मेथड का यहां पर यूज किया और उसकी बॉडी भी क्या है हमने यहां पर प्रोवाइड करा दी। तो याद रहेगा कि आपको डिफॉल्ट मेथड जावा के अंदर क्या रहेगा, इसके मैंने आपको थ्योरी और एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से एकदम समझ में आ गया। यदि आपको ये बिल्कुल कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को जल्दी जल्दी सब लाइक कीजिएगा। की फीचर्स ऑफ डिफॉल्ट मेथड, यानी कि डिफॉल्ट मेथड के कौन कौन से की फीचर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्या है, ऑप्शनल इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटिंग क्लास कैन आइदर यूज द डिफॉल्ट मेथड और ओवरराइड इट्स विद देयर ओन वर्जन। या तो वो क्या कर सकती हैं, उस डिफॉल्ट मेथड को ओवरराइड कर सकती हैं, ठीक है, या फिर क्या है उसको अपने मेथड के अंदर यूज भी कर सकती हैं। उसका मन है चाहे तो उसे ओवरराइड भी कर सकती है, चाहे उसको वहां पर यूज भी कर सकती है डिफॉल्ट मेथड को। इसके बाद सेकंड क्या है आपका, मल्टीपल इंटरफेस। इफ अ क्लास इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस दैट हैव डिफॉल्ट मेथड विद द सेम सिग्नेचर, द क्लास मस्ट ओवरराइड द मेथड टू रिजोल्व द कंफ्लिक्ट। यानी कि यदि कोई आपकी ऐसी क्लास है जो आपका क्या है मल्टीपल इंटरफेस को क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है, दैट है डिफॉल्ट मेथड, इसके पास क्या है कुछ डिफॉल्ट मेथड है विद द सेम सिग्नेचर। अब यहां पर सेम सिग्नेचर से क्या मतलब है, सिग्नेचर का मतलब ये नहीं है कि जैसे आपको कॉपी वगैरह के अंदर आप सिग्नेचर करते हैं, ये वो वाले सिग्नेचर नहीं है। यहां पर सिग्नेचर से मतलब है यदि आपने कोई मेथड डिफाइन किया है तो उस मेथड के अंदर आपने दो मेथड डिफाइन किए हैं, आप एक वॉइड डिफॉल्ट वॉइड रन के नाम से, एक दूसरा डिफॉल्ट वॉइड रन 2 के नाम से, ठीक है। आपने यहाँ पर दो मेथड यहाँ पर आपने डिफाइन कर दिए, तो आप इन दोनों मेथड के अंदर क्या करेंगे, जो भी आप नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करेंगे वो दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। यदि नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम है तो जो उनका डाटा टाइप्स है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि जो आपके नंबर ऑफ पैरामीटर है या फिर उनका टाइप्स है या फिर उनका रिटर्न टाइप है, ये सब क्या रहते हैं आपके सिग्नेचर रहते हैं, ठीक है। द क्लास मस्ट ओवरराइड, यानी क्लास क्या है उसको ओवरराइड कर सकती है मेथड टू रिजोल्व किसके लिए, कंफ्लिक्ट, यानी कि जिससे क्या होगा मेथड आपस में क्या ना हो, वो कंफ्यूज ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे अपने डिफॉल्ट मेथड का यूज करेंगे। क्या करना होगा वहां पर हमको सेम सिग्नेचर का यूज करना होगा, बस आपको याद रखना है। ये सेम सिग्नेचर मैंने आपको बता दिया, ये नॉर्मल सिग्नेचर की जैसे नहीं है। ये सिग्नेचर किसे कहते हैं, जो भी आप वहां पर नंबर ऑफ पैरामीटर पास करते हैं या फिर उनके पैरामीटर का जो टाइप है उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। इसके बाद क्या है, एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी। Default method allow interface to evolve by adding new method without breaking existing implementation। यानी क्या है, जावा के अंदर जो आपका डिफॉल्ट कीवर्ड है इसके अंदर क्या है, आप कोई भी नया फीचर इसके अंदर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और जो भी आपने फीचर ऐड किया है वो जो आपका पहले से एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट था यानी जो इंप्लीमेंटेशन था वहां पर उसका कोई भी ब्रेक नहीं होगा। यानी कि जो आपने पहले से इंप्लीमेंटेशन कर रखी है वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे जब इसके अंदर क्या है आप किसी भी नए मेथड क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। इसके बाद क्या है, नोट एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि अनलाइक रेगुलर इंटरफेस मेथड डिफॉल्ट मेथड आर नोट एब्स्ट्रैक्ट। यानी कि जो आपके रेगुलर मेथड रहते हैं उसके अंदर क्या है आपका जो डिफॉल्ट मेथड जो रहता है वहां पर एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है। डू नॉट फोर्स द इंप्लीमेंटेशन क्लास टू प्रोवाइड एन इंप्लीमेंटेशन, यानी कि जो भी क्लास उसको इंप्लीमेंट करती है इसको फोर्स नहीं करता है कि उसको क्या है आपको वहां पर इंप्लीमेंट करना होगा, क्योंकि वहां पर बॉडी हम डायरेक्टली प्रोवाइड करा देते हैं। जरूरी नहीं है कि जो भी क्लास इसको इंप्लीमेंट कर रही है वहां पर उसकी बॉडी को प्रोवाइड कराया जाए। इसके बाद कोड रीयूजेबिलिटी, यानी कोड को दोबारा से यूज करना। डिफॉल्ट मेथड अलाउ इंटरफेस टू इंक्लूड रीयूजेबल कोड दैट कैन बी शेयर अमंग मल्टीपल इंप्लीमेंटिंग क्लासेस, यानी कि ये डिफॉल्ट मेथड जो है आपको अलाउ करता है, यानी कि जो भी क्लासेस जो आपकी मल्टीपल क्लासेस जो भी हैं इंप्लीमेंट कर रहे हैं किसको, आपको डिफॉल्ट मेथड को, तो वहां पर उस कोड को वो डायरेक्टली यूज कर सकती है। उस कोड को वहां पर उसे दोबारा लिखने की आपको नीड नहीं है। इससे क्या फायदा होगा, रिड्यूसिंग डुप्लीकेशन,
ठीक है, वहां पर क्या होगा, कोई भी डुप्लीकेट काम नहीं होगा। मान लीजिए आपको सेम काम करना है, उसके लिए आप बार बार मेथड को डिफाइन करने हैं। इससे अच्छा क्या होगा, आपने डिफॉल्ट मेथड का यूज करिए और जो भी क्लासेस को इंप्लीमेंट कर रही है वहां पर उस मेथड को आप डायरेक्टली कॉल करिए। इससे क्या होगा, आपका कोड क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, वहां पर डुप्लीकेट कोड को आपको लिखने की बार बार नीड नहीं होगी। इसके बाद क्या है आपका बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। एज जावा इवोल्व, जैसे ही जावा के अंदर कोई भी नया फीचर ऐड किया जाएगा, न्यू मेथड नीडेड टू बी एडेड टू एग्जिस्टिंग इंटरफेस। इसके अंदर जो भी कोई नया फीचर आएगा उसका डायरेक्टली क्या है, हम ऐड कर सकते हैं। डिफॉल्ट मेथड अलाउ एडिंग न्यू फीचर टू इंटरफेस, ठीक है, इसके अंदर कोई भी नया फीचर आप ऐड कर सकते हैं। वाइल इंश्योरिंग एग्जिस्टिंग क्लास डू नॉट ब्रेक, यानी कि इसकी जो भी आपकी एग्जिस्टिंग क्लास है वो ब्रेक नहीं होगी जब भी आप जावा के अंदर क्या है कोई भी अपना डिफॉल्ट मेथड वहां पर ऐड करेंगे। इसके बाद क्या है आपका स्टैटिक मेथड इन जावा, यानी कि स्टैटिक मेथड जावा के अंदर क्या होते हैं इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। अ स्टैटिक मेथड इन जावा इंटरफेस इज अ मेथड दैट बिलोंग टू इंटरफेस इटसेल्फ, यानी कि वे मेथड जो आपके इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट ही क्या है आप वहां पर डिक्लेयर कर सकते हैं, तो आपके क्या कहलाते हैं, आपके स्टैटिक मेथड कहलाते हैं। स्टैटिक मेथड इन जावा इंटरफेस अ मेथड दैट बिलोंग टू अ इंटरफेस, जो कहां पर बिलोंग करेगा, आपके इंटरफेस के अंदर ही बिलोंग करेगा। रेदर देन टू इंस्टांस ऑफ अ क्लास, वो क्या है किसी भी क्लास का इंस्टांस नहीं रहेगा। दैट इंप्लीमेंट इंटरफेस, जो भी क्लास क्या है उसको इंप्लीमेंट करेगी वो इस क्लास का इंस्टांस नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि आप जहां पर इंटरफेस करेंगे, इंटरफेस डिफाइन करेंगे, वहां पर क्या है आप अपने स्टैटिक मेथड को वहां पर डिफाइन कर सकते हैं। दिस मींस यू कैन कॉल अ स्टैटिक मेथड डायरेक्टली। इसका फायदा क्या होगा, आप अपने स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं ऑन द इंटरफेस, इंटरफेस पे, विदाउट नीड टू क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास। इसके लिए क्या है आपको किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या है आप जो आपका इंटरफेस है इंटरफेस के अंदर आप क्या है अपने स्टैटिक मेथड को डिफाइन करेंगे, तो जहां पर भी आपने अपने इंटरफेस को डिफाइन किया आप वहां पर उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। इसलिए वहां पर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने की वहां पर नीड नहीं होगी। स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस वर इंट्रोड्यूस इन जावा 8, इन्हें कब इंट्रोड्यूस किया गया था, जावा 8 के अंदर इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। बाय प्लेसिंग स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस यू कीप रिलेटेड मेथड टुगेदर, यानी कि जो भी एक जैसे मेथड है आप उन्हें कर सकते हैं एक साथ रिलेट कर सकते हैं। विच इंप्रूव द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीडेबिलिटी ऑफ योर कोड, ये क्या करते हैं आपके कोड को ज्यादा ऑर्गेनाइज करते हैं और आपके कोड की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, स्टैटिक मेथड कैन प्रोवाइड अ डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन और वैलिडेशन लॉजिक दैट ऑल इंप्लीमेंटेशन माइट फाइंड रिजल्ट, यानी ये क्या करते हैं आपको डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, वैलिडेशन लॉजिक एंड इंप्लीमेंटेशन माइट फाइंड, यानी कि जो भी क्लास उसको यूज करना चाहती है वो डायरेक्टली क्या है उससे यूज कर सकती है। यहां पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, एक हम इंटरफेस लेंगे जिसका नाम क्या है हमारा कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर के अंदर हम क्या करेंगे, दो स्टैटिक मेथड को डिफाइन करेंगे। एक जो आपका स्टैटिक मेथड है वो तो एडिशन करेगा और जो आपका दूसरा स्टैटिक मेथड है वो क्या करेगा, आपका सब्ट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर क्या है, ये आपका इंटरफेस और ये क्या है आपके इंटरफेस का नाम क्या है, कैलकुलेटर। यहाँ पर एक मेथड यूज किया हमने स्टैटिक मेथड, ये क्या करेगा ऐड, तो ऐड करने के लिए यहाँ पर क्या है हम दो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, यानी कि एक इंटीजर ए और एक इंटीजर बी, और इसका रिजल्ट क्या आपको क्या करेगा, ए और बी का क्या करेगा आपको एडिशन प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से हम इसके अंदर एक और मेथड का यूज कर रहे हैं जिसका भी नाम क्या है स्टैटिक मेथड ही होगा। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ए में से आपकी बी की वैल्यू क्या कर रहे हैं वहां पर सब्ट्रैक्ट करें। तो यहां पर भी हम नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने पास करेंगे, दो पास करेंगे। पहला क्या है आपका इंटीजर ए और दूसरा क्या है आपका इंटीजर बी, और आपको क्या रिटर्न करेगा, आपको ए माइनस बी आपको रिटर्न करने वाला है। यहां पर इसके बाद क्या करेंगे, आप अपने इंटरफेस में यहां पर क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आप अपनी पब्लिक क्लास बनाएंगे। तो आपको याद रखना है कि आपके जो प्रोग्राम है उसके अंदर पब्लिक क्लास कितनी होती है, हमेशा एक ही रहती है, और जो पब्लिक क्लास होती है उसी के अंदर क्या है आप अपने मेन मेथड को इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये क्या है आपका मेन मेथड है, क्या है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीजर सम, तो पहला तो ये सम के लिए है, हमने एक इंटीजर डिफाइन किया है जिसका वेरिएबल का नाम क्या है सम, यानी कि सम क्या है आपको दो नंबर क्या है इंटीजर प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आप देखिए हमने इस क्लास के अंदर क्या है कोई भी क्या है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है नहीं, हम क्या करें जो भी हमारे स्टैटिक मेथड है उनको क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्टली कॉल करेंगे। देखें कैसे, हम क्या लिखेंगे कैलकुलेटर, यानी कि ये क्या है मेरे इंटरफेस का नाम डॉट, इसके अंदर मेथड मेरा कौन सा लगा हुआ, उस मेथड का नाम क्या, उस मेथड का नाम क्या है यहाँ पर ऐड। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया ऐड, तो ऐड क्या कर रहे हैं हम 10,5 को। तो जब 10,5 को ऐड किया जाएगा, यहाँ पर जाएगा 10 और यहाँ पर जाएगा 5,
तो जब 10 और 5 को ऐड किया जाएगा तो क्या करेगा, रिटर्न करेंगे a प्लस बी, इसका मतलब प्लस का आपका रिजल्ट क्या आने वाला है 15। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉल स्टैटिक मेथड फ्रॉम द इंटरफेस, ठीक है, ये कॉल करेगा यहाँ पर, और आपके जब यहाँ पर क्या करेंगे सम, देखिए यहाँ पर सम प्लस सम, तो क्या सम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, तो आपका आउटपुट कितना आ जाएगा 15, इस लाइन का तो आपका आ गया। इसके बाद एक और हमने इंटीजर डिफाइन किया जिसका नाम क्या डिफरेंस, ठीक है, उसको भी हम क्या करेंगे अपने एक कैलकुलेटर मेथड को कॉल करेंगे, किसको मेथड करेंगे लेकिन सब्ट्रैक्ट को। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट हम क्या कर रहे हैं 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब 10 में से 5 जाएंगे तो आपको कितने बचेंगे 5 बचेंगे, तो हम फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट एरन से हम क्या कर देंगे अपने फिर से स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे। इस बार क्या प्रिंट करेंगे अपने डिफरेंस मेथड को। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है डिफरेंस को प्रिंट किया है, तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू 10 और यहाँ पर कितनी आ जाएगी 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 माइनस 5 5, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट कितना आएगा 5। तो देखिए आउटपुट में आपका लिखा हुआ आउटपुट डिफरेंस इज 5, तो आउटपुट में कितना लिखा रखा आपका 5। इस तरीके से आप स्टैटिक मेथड जावा इंटरफेस का एग्जांपल आप समझा सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंप्लीट एग्जांपल भी और जिसका थ्योरी कंसेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है फीचर्स स्टैटिक मेथड इन जावा इंटरफेस, यानी कि जो आपका स्टैटिक मेथड है उसके क्या फीचर्स हैं आपके जावा के अंदर, उसके अंदर बात करेंगे। सबसे पहला क्या है नो नीड फॉर ऑब्जेक्ट। मैंने अभी आपको बताया कि जो भी आपका स्टैटिक मेथड है आप उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, वहां पर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होती है। यू डोंट नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, आपको किसी का भी ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है ऑफ एनी क्लास टू यूज स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस, यानी कि जब भी आप इंटरफेस का यूज करेंगे इसके अंदर स्टैटिक मेथड का यूज करेंगे तो वहां पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। दिस इज सिमिलर टू स्टैटिक मेथड इन क्लासेस, ये बिल्कुल सेम ऐसे रहता है जैसे क्लासेस के अंदर आप स्टैटिक मेथड को डिफाइन करते हैं। इसके बाद बिलोंग टू इंटरफेस, यानी कि जो भी आपका आपने स्टैटिक मेथड यहाँ पर डिफाइन किया है वो कहां पर बिलोंग करेगा, आपके इंटरफेस के अंदर बिलोंग करेगा। स्टैटिक मेथड इज एन इंटरफेस बिलोंग टू द इंटरफेस इटसेल्फ, यानी कि वो किसके अंदर बिलोंग करता है आपके इंटरफेस के अंदर ही बिलोंग करता है। नॉट टू एनी इंप्लीमेंटेशन क्लास, उसे किसी भी इंप्लीमेंटेशन क्लास के द्वारा डिफाइन नहीं किया जाता है। दे कांट बी ओवरराइड बाय द इंप्लीमेंटेशन क्लास, यानी कि उन्हें जो आपकी इंप्लीमेंटिंग क्लास होती है उसके द्वारा ओवरराइड नहीं किया जा सकता है। तो आपको ये पॉइंट भी अब अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं कॉमन यूटिलिटी। स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड common functionality or utility method that can be shared across all implementation of interface, यानी कि ये क्या करता है आपको कॉमन फंक्शनैलिटी और यूटिलिटी मेथड प्रोवाइड कराता है। जो भी क्लास आपने डिफाइन की है जो सेम क्लास को क्या कर रही है वहां पर इंप्लीमेंट कर रही है वो डायरेक्टली इसकी फंक्शनैलिटी और यूटिलिटी को वहां पर यूज कर सकती है। नॉट इनहेरिट, यानी कि जब कोई भी क्लास आपकी इंटरफेस को इंप्लीमेंट ही नहीं कर रही है तो वहां पर इंटरफेस यानी कि एक्सटेंड वाला तो बात होने नहीं वाली है। यहाँ पर लिखा हुआ इंप्लीमेंटिंग क्लास डू नॉट इनहेरिट स्टैटिक मेथड, यानी कि जो भी आपकी इंप्लीमेंटिंग क्लास होगी वो आपके स्टैटिक मेथड को क्या करेगी इनहेरिट नहीं करेगी फ्रॉम द इंटरफेस से, ठीक है। सो यू मस्ट कॉल द यूजिंग इंटरफेस नेम, डायरेक्टली क्या है आप इसे अपने इंटरफेस के नाम के थ्रू कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने डायरेक्टली वहां पर कैलकुलेटर डॉट एक बार ऐड और एक बार क्या था सब्ट्रैक्ट के द्वारा डायरेक्ट वहां पर क्या किया था अपने इंटरफेस के नाम के थ्रू ही कॉल किया था, वहां पर हमने इनहेरिट वाले कंसेप्ट को नहीं यूज किया था। इसके बाद क्या है इंप्रूव कोड ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है हम अपने कोड को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जब हमारा कोड अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है तो हम कोड को अपने अच्छे से रीड कर सकते हैं और क्या है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। by placing stating utility method inside interface related to method are keep together, उनके जो जितने भी सारे रिलेटेड मेथड है उनको हम क्या कर सकते हैं एक साथ रखते हैं। मेकिंग टू कोड मोर ऑर्गेनाइज एंड इजियर टू मैनेज, उससे क्या फायदा होता है हम अपने कोड को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एंड इजी टू मैनेज, और उसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है। तो आपको ये वाले आपके की फीचर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे किसके, आपके स्टैटिक मेथड इन जावा इंटरफेस, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे। क्या है बेस 64 एनकोडिंग एंड डिकोडिंग इन जावा, यानी कि जावा के अंदर बेस 64 एनकोडिंग और डिकोडिंग क्या होती है इसके बारे में यहां पर हम बिल्कुल आपसे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो एक बार सभी बच्चे इसको सेशन को जल्दी से शेयर करेंगे और
प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो आप सभी का इतना फर्ज तो बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बेस 65 किस लिए यूज किया जाता है? मान लीजिए क्या है कि आप अपने डाटाबेस के अंदर सपोज टेक्स्ट या फिर इमेज या फिर किसी भी फाइल को स्टोर करना चाहते हैं, तो आपको पता है जो आपका सिस्टम है केवल क्या करता है, वो आपको एक ही लैंग्वेज समझता है, वो क्या है, आपकी बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, जो बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, आपकी 0 1 2 की फॉर्म में होती है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। यानी कि आप जब भी डाटाबेस के अंदर किसी भी डाटा को एज अ फाइल फॉर्मेट में सेव करना, यानी कि टेक्स्ट की फॉर्म में सेव करना चाहते हैं, तो आप किसका यूज करेंगे, बेस 64 एनकोडिंग एंड डिकोडिंग का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि जब भी आप क्या करेंगे, बाइनरी कोड से क्या है किसी भी टेक्स्ट फाइल के अंदर चेंज करेंगे, तो आप उस कंसेप्ट को क्या कहेंगे, एनकोडिंग। याद रखेंगे कि आप जब भी किसी भी बाइनरी डाटा को इसके अंदर टेक्स्ट फाइल के अंदर चेंज करेंगे, यानी टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर चेंज करेंगे, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, एनकोडिंग कहेंगे। और जब आप उस टेक्स्ट फॉर्मेट को वापस किसी बाइनरी कोड के अंदर चेंज करेंगे, तो आप उसे क्या कहेंगे, डिकोडिंग कहेंगे। और इसके लिए आप किसका यूज करेंगे, बेस 64 का यूज करेंगे। और ये किसका यूज करते हैं, आपका आस्की कोड का यूज करता है। आस्की कोड क्या है, इसके बारे में मैं अभी आपको ये बताऊंगा जब इस पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं, बेस 64 एनकोडिंग इज अ वे टू कन्वर्ट डाटा, यानी कि ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा डाटा को कन्वर्ट किया जाएगा। कौन सा डाटा होगा, या तो टेक्स्ट होगा या फिर इमेज होगी या फिर किसी फाइल होगी, इनटू अ फॉर्मेट दैट कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट और स्टोर इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट। या तो उस डाटा को आसानी से इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफर किया जा सके, या फिर उसे डाटाबेस के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेट में क्या है, स्टोर किया जा सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना बेस 64 एनकोडिंग एंड डिकोडिंग कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो याद रखेंगे कि जब भी हम क्या करना होगा, हमें किसी भी टेक्स्ट, इमेज या फिर फाइल को क्या करना होगा, या तो इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफर करना होगा या फिर उसको क्या करना होगा, डाटाबेस के अंदर सेव करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बेस 64 एनकोडिंग का यूज करेंगे। वो क्या करेंगे, हमारे डाटा को क्या करेगा, कन्वर्ट करने का काम करेगा। दिस इज डन बाय टेकिंग द बाइनरी डाटा। ये कैसे कंप्लीट होगा, आप क्या करेंगे, यहां पर बाइनरी डाटा को लेंगे एंड कन्वर्टिंग इनटू अ स्ट्रिंग। आप क्या करेंगे, इसे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देंगे ऑफ अ स्काई कैरेक्टर। ठीक है, आस्की कैरेक्टर। अब आस्की कैरेक्टर होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये क्या है आपका, A फॉर अमेरिकन, S फॉर स्टैंडर्ड, C फॉर कोड, I फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर लास्ट वाला I जो है इसका मतलब क्या है, इंटरचेंज। तो आप याद रखेंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, विच आर रीडेबल कैरेक्टर लाइक लेटर एंड नंबर। ये क्या करता है, जो आपके कैरेक्टर हैं और नंबर को रीड वहां पर कर सकता है। तो यहाँ पर आपको छोटी सी बात याद रखेंगे, यदि आपसे पूछा जाए कि कैपिटल ए की स्काई वैल्यू कितनी होती है, तो ये कितनी होती है आपकी 65। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि आपके कैपिटल जेड की वैल्यू कितनी होती है स्काई के अंदर, तो आप बता सकते हैं कितनी होती है, 90 होती है। अब ये मैंने कैसे निकाला, मान लीजिए 65 यहां पर दिया हुआ है। अब 65 की आपकी वैल्यू किसकी है, ए की। तो आपको पता होगा टोटल एबीसीडी के अंदर यानी कि अल्फाबेट कितने होते हैं, टोटल आपके 26। तो 26 में से जब आपके ए की वैल्यू निकल गई तो अल्फाबेट आपके कितने बचे, 25। और जब 65 के अंदर 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90। तो ये क्या हो गई आपके जेड की वैल्यू। अब आपसे पूछे कि आप बी की वैल्यू बताइए, तो एक आगे लिए 66 हो जाएगी। आपसे पूछे सी की बताइए तो 67 हो जाएगी। इस तरीके से आप ए से लेके जेड तक की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि सर अल्फाबेट हमेशा कौन सा में से कैपिटल लेटर में होते हैं, ये तो स्मॉल लेटर में भी होते हैं। तो हाँ, जब आपको स्मॉल ए की वैल्यू दी जाए तो उसकी स्काई वैल्यू होती है आपकी कितनी, 97। यदि आपसे फिर से पूछा जाए कि आप क्या कीजिए, आप स्मॉल जेड की वैल्यू बताइए, तो आपकी स्मॉल जेड की वैल्यू कितनी होती है, 122। अब आपने तो सर आपको बताया कि अब यहाँ पर ये कैरेक्टर को भी लेता है और साथ में नंबर को भी लेता है। आपने यहाँ पर डिफाइन किया कि आपके नंबर को भी लेता है। आपने बता दिया कि ठीक है कैपिटल ए तो ये वैल्यू होगी, स्मॉल है तो ये होगी, लेकिन सर अब नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो ठीक है, तो आपको पता होगा नंबर की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, और मैक्सिमम नंबर आपको कहां तक जाता है, 9 से। ठीक है, क्योंकि यदि आपको 10 लिखना होगा तो 10 क्या लिखेंगे आप, 1 जो इसके अंदर आ जाएगा और 0 भी इसके अंदर आ जाएगा। तो पहले आपको 0 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 0 की वैल्यू कितनी है आपकी, 48। ठीक है, अब इसके अंदर आपको कितना ऐड करना है, 9 ऐड करना है। तो जब आप 48 के अंदर क्या करेंगे, 48 के अंदर क्या करेंगे, अपना 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहां पर 57। तो 57 किसकी है, ये आपके 9 की वैल्यू। तो 9 की वैल्यू कितनी है आपकी
57। याद रखेंगे जो आपके कैपिटल 9 है उसकी वैल्यू कितनी है, तो सॉरी जो आपका 9 है उसकी वैल्यू आपकी कितनी है 57। यदि आपसे पूछे अब क्या ASCII कोड के अंदर कि आप कैपिटल A की वैल्यू बताइए तो आप बता सकते हैं 65। यदि आपसे पूछे कैपिटल Z की वैल्यू बताइए तो आप 90, और यदि स्मॉल a की पूछे तो 97, और यदि स्मॉल z की पूछे तो आपकी 122, और यदि आपसे नंबर्स में पूछे तो 0 की वैल्यू कितनी है 48, और आपके कैपिटल मतलब सॉरी 9 की वैल्यू कितनी है आपके 57। तो आपको ये कुछ कोड याद रखने हैं। Base 64 encoding is often used to situation when you need to transmit binary data, यानी कि बेस 64 एनकोडिंग का यूज कहां पर, एक ऐसी सिचुएशन में यूज किया जाता है जहां पर आपको डाटा को ट्रांसमिट करना है, कैसा बाइनरी डाटा को। अब बाइनरी डाटा कौन कौन सा हो सकता है, लाइक आपका इमेज हो या भी कोई भी एक फाइल हो, ओवर द टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल, जहां पर कोई भी टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल का यूज किया जाएगा, आपको उस फॉर्मेट के अंदर क्या है अपने डाटा को चेंज करना है, सच एज ईमेल और जेसन। क्या है ये, क्या है ईमेल और जेसन वो हैं जो क्या करते हैं आपके टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल का यूज करती हैं। यानी कि जब भी क्या है आपको बाइनरी डाटा को एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज करना हो, किसके अंदर आपके टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट के अंदर चेंज करना हो, तो आप क्या यूज करेंगे अपना बेस 64 एनकोडिंग कंसेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद यूज बेस कोड एनकोडिंग, यानी कि आपका बेस 64 एनकोडिंग का हम कहां पर यूज कर सकते हैं। इसके दो मेन यूज हैं। सबसे पहला डाटा को ट्रांसफर करना हो या फिर अपने डाटा को स्टोर करना हो तो आप क्या करेंगे, बेस 64 एनकोडिंग का यूज करेंगे। मैनी सिस्टम लाइक ईमेल और जेसन आर डिजाइन टू हैंडल टेक्स्ट डाटा। ठीक है, यानी कि जो आपका ईमेल है और जो जेसन है एक ऐसा फॉर्मेट है जो क्या करता है आपका टेक्स्ट डाटा को क्या करता है हैंडल करता है, नॉट बाइनरी डाटा। ये क्या है आपके बाइनरी डाटा को हैंडल नहीं करता है। तो ये सपोज कीजिए कि आपको क्या है बाइनरी डाटा को ट्रांसमिट करना है, तो आप क्या करेंगे एनकोडिंग का यूज करेंगे। तो किसमें करेंगे, बेस 64 एनकोडिंग का यूज करेंगे। वो क्या करेगी आपकी जो बाइनरी डाटा है उसको कन्वर्ट कर देगी किसके अंदर, टेक्स्ट डाटा के अंदर। बिकॉज 64 एनकोडिंग अलाउ यू टू सेफली सेंड बाइनरी डाटा एज अ टेक्स्ट, यानी कि जो आपका बेस 64 एनकोडिंग है ये आपको सेफली सिक्योर करता है। क्या करता है कि आप अपने बाइनरी डाटा को सेंड कर सकते हैं एज अ टेक्स्ट। आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या है आपको डाटा स्टोरेज। समटाइम यू माइट वांट टू स्टोर बाइनरी डाटा, आप कभी चाहते हैं कि आप अपने बाइनरी डाटा को स्टोर करना चाहते हैं इन अ डाटाबेस दैट ओनली एक्सेप्ट टेक्स्ट, जो क्या है आपके केवल टेक्स्ट को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन आपके पास तो क्या है बाइनरी डाटा, तो वहां पर भी क्या करना पड़ेगा आपको एनकोडिंग कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा। फिर से बेस 64 encoding lets you convert the binary data into text format that can be easily stored। तो ये क्या करेगा आपका बेस 64 जो है आपका बाइनरी डाटा को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, आपके टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो आप इसे डाटाबेस के अंदर क्या है आसानी से क्या है स्टोर कर सकते हैं। अब आपका बेस 64 एनकोडिंग वर्क कैसे करता है उसके बारे में बात करेंगे। इसके यहाँ पर 4 पॉइंट है, 2 यहाँ है, 2 आपकी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है। पहला क्या है बाइनरी टू टेक्स्ट। सबसे पहले जो भी आपका बाइनरी को टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाए, कैसे किया जाएगा, द ओरिजिनल बाइनरी डाटा इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ 3 बाइट्स, यानी कि जो भी आपका ओरिजिनल डाटा होगा उसको डिवाइड करेंगे एज अ 3 बाइट। 3 के आप क्या बना लेंगे, उसमें बाइट बना लेंगे। मान लीजिए आपके पास क्या है टोटल कितनी बाइट है, 12 बाइट है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 3 के, ये 3 बाइट का एक ये है, एक 3 बाइट का ये है, एक 3 बाइट का ये है, और एक 3 बाइट का आपका ये। आप क्या बना लेंगे यहाँ पर 3 बाइट के क्या बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे। और प्रत्येक ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ बिट कितनी होंगी आपको पता होगा, 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है आपका 8 बिट। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ 1 बिट इन अ सिंगल ग्रुप कितनी हो जाएंगी आपकी 24, क्योंकि यहाँ पर कितनी है एक ग्रुप के अंदर 3 बिट है, तो 3 मल्टीप्लाई कितना करेंगे हम 8, तो कितना आएगा आपका 24। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका बाइनरी डाटा है उसको आपको 3 बाइट के अंदर क्या है डिवाइड कर देना है। तो इसका मतलब एक ग्रुप के अंदर आपकी कितनी बिट्स हो जाएंगी, आपकी 24 बिट्स आ जाएंगी। उसके बाद क्या करेंगे, कन्वर्ट टू 6 बिट चंक्स। आप क्या कर देंगे, जो भी आपका ये 1 ग्रुप बना है यानी कि 24 बिट का जो आपका एक ग्रुप बना है, आप उसमें क्या करेंगे 6 बिट के क्या बना देंगे, कुछ चंक्स के अंदर क्या कर देंगे उन्हें डिवाइड कर देंगे, यानी कि ईच 3 बाइट चंक्स इज स्प्लिट इनटू
6 बिट स्टोरेज। मान लीजिए आपका एक ग्रुप ये है जिसके अंदर कितनी है 24 बिट है, कितनी है 24 बिट है। अब क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर छोटे छोटे चंक्स, यानी कि चंक्स का मतलब क्या होता है छोटे छोटे ब्लॉक बना रहे हैं और आप बता रहे हैं कि प्रत्येक ब्लॉक के अंदर क्या है कितने बिट जाएंगे आपके 6 बिट जाएंगे। तो आपके पास कितनी है टोटल 64 है, सॉरी 24 है। तो आप क्या करेंगे 6 बिट का एक चंक ये बना देंगे, एक और बना देंगे तो कितने होंगे 12, फिर एक और बना देंगे, फिर एक और बना देंगे। तो ये क्या बन गया दिया आपने छोटे छोटे चंक्स बना दिए किसके, ये टोटल बिट कितनी है आपकी 24। आपने क्या करा 24 बिट के 4 छोटे छोटे क्या बना दिए चंक्स बना दिए, 6 बिट का ये 6 का ये 6 का ये 6 का ये, ठीक है। इसके बाद मैप टू बेस्ड कैरेक्टर, आप क्या करेंगे अब इसको अब मैप करेंगे, यानी कि जो भी आपका बिट्स हैं उसके हिसाब से जो भी आपके बिट सेट हो पा रही होगी उसके हिसाब से आप क्या कर देंगे उसको मैप कर देंगे। Each 6 bit group is then mapped to a specific base character using a predefined table, यानी कि जो भी आप मैंने आपको प्रीडिफाइंड टेबल बताई थी उसके बेस पे क्या कर लेंगे आप सिलेक्ट कर लेंगे कौन कौन सी हो सकती है, या तो आपका स्मॉल ए से सॉरी कैपिटल ए और कैपिटल जेड दे रखा होगा तो उसकी वैल्यू मैंने अभी आपको पहले ही बताई थी कितनी थी आपकी 65 से लेकर आपकी कितनी थी 90 तक। बात की जाए ऐसे ही आपकी ए से जेड के लिए तो कितना था 97 से लेके आपका 122 तक। अब बात की जाए 0 से 9 की, यह आपका था 48 से लेकर 57 तक। अब इसमें से जिस भी चंक के अंदर वो बिलोंग करेगा आप उसकी वहां पर इसका वैल्यू वहां पर लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है पैडिंग, इफ द ओरिजिनल डाटा इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 बाइट, यानी कि जो आपका डाटा है वो मल्टीपल नहीं है किसका 3 बाइट्स का, तो पैडिंग कैरेक्टर आर एडेड, यानी कि पैडिंग कैरेक्टर उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। पैडिंग कैरेक्टर क्या रहता है आपका इक्वल टू क्या है आपका ये पैडिंग कैरेक्टर है उस डाटा के अंदर ऐड कर दिया जाता है। टू एंड ऑफ द मेक देम आउटपुट लेंथ इज मल्टीपल ऑफ 4। इससे क्या फायदा होगा आपको जो आउटपुट आएगा मल्टीपल कितने को हो जाएगा वो आपका 4 को हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेस एनकोडिंग आपका कैसे काम करता है। अब एनकोडिंग और डिकोडिंग का एक एग्जांपल देख लेते हैं दोनों का। ये पहले क्या है आपका बेस 64 एनकोडिंग एग्जांपल। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बेस 64 पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, आपने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे आप अपनी पब्लिक क्लास बनाएंगे, उसके बाद अपना मेन मेथड बनाएंगे। इसके बाद जो भी आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है आप उसको यहाँ पर स्ट्रिंग के रूप में लिखेंगे। आपने यहाँ पर अपने स्ट्रिंग का नाम दे दिया है ओरिजिनल टेक्स्ट, और ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर क्या है आपने ये हेलो वर्ड दिया है, ठीक है। जो आपने ये हेलो वर्ड दिया है आप इस हेलो वर्ड को एनकोड करेंगे, ठीक है। एनकोड करके आपका कैसा बन जाएगा वो एक आपकी टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल बन जाएगी। इसके लिए आप क्या करेंगे देखेंगे यहाँ पर एनकोड टेक्स्ट, यानी कि एनकोड टेक्स्ट इस फॉर्मेट का आप यूज कर लेंगे। तो इससे क्या होगा आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा फॉर्मेट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो जब आपका आउटपुट आएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो अब ये वाली लाइन कैसे काम करेगी और ये मेथड पूरा कैसे काम करेगा इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले स्ट्रिंग एनकोड टेक्स्ट, ये क्या है हम क्या करें स्ट्रिंग को एनकोड कर रहे हैं, यानी कि एनकोडिंग द टेक्स्ट ऑफ 64 बिट, ठीक है। ये हमने स्ट्रिंग का अपना नाम दे दिया। ये किसके थ्रू हो रहा है हमारा बेस 64 के हो रहा है। इसके अंदर हमें क्या करना है गेट एनकोड करना है, तो हमने गेट एनकोड लिख दिया। और जब डिकोड करेंगे तो वहां पर क्या लिख देंगे डिकोड। जब एनकोड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं एनकोड। इसके बाद एनकोड टू स्ट्रिंग, यहाँ पर क्या हो रहा है एनकोड टू स्ट्रिंग हो रहा है, और वहां पर क्या होगा स्ट्रिंग टू किस में जाएगा आपका आपको खुद बताना है। इसके बाद क्या होगा आपका कौन सा डाटा वो सिलेक्ट करेगा आपका ओरिजिनल डाटा, क्योंकि मेरे स्ट्रिंग का नाम क्या है ओरिजिनल डाटा, ठीक है। यही तो इसका नाम है हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसको ही मुझे क्या करना है कन्वर्ट करना है। इसे क्या होगा गेट बाइट के अंदर हम क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। जब हम इस फॉर्मेट का यूज कर लेंगे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर जैसे हम क्या करेंगे मैसेज को प्रिंट करेंगे किसको डॉट जो आपका एनकोड की टेक्स्ट है इसको हम प्रिंट करेंगे तो आपका ये फॉर्मेट आपका प्रिंट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है सबसे पहले क्या करेंगे एक आप फिर से स्ट्रिंग को डिफाइन करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे एनकोड टेक्स्ट करेंगे। किसके थ्रू हो रहा है आपका बेस 64 के थ्रू हो रहा है। किस मेथड के थ्रू हो रहा है आपके एनकोडिंग मेथड के थ्रू हो रहा है। और क्या हो रहा है आपका एनकोड टू किस में हो रहा है आपका स्ट्रिंग के अंदर हो रहा है। कहां से होगा आपके ओरिजिनल टेक्स्ट को वहां से सिलेक्ट किया जाएगा और डॉट गेट के अंदर उसको अंदर चेंज कर दिया जाएगा, फिर आपका ये होगा। ये क्या है आपका एनकोडिंग टेक्स्ट है। अगर आप इसी टेक्स्ट फॉर्मेट को किसके अंदर चेंज करना चाह रहे हैं आप बाइनरी डाटा के अंदर यूज करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे इस बार डिकोडिंग का यूज करेंगे। अब डिकोडिंग का एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर देखिए यहां पर लिखा है बेस 64 डिकोडिंग एग्जांपल। तो फिर से आपको पैकेज को इंपोर्ट करना है, अपनी मेन क्लास बनानी है और उसके बाद अपने मेन मेथड को डिफाइन करना है।
इसके बाद फिर से जैसे वहां पर स्ट्रिंग का नाम दिया था ऐसे यहाँ पर स्ट्रिंग का नाम देंगे। तो यहाँ पर स्ट्रिंग क्या होगा, हमारा एनकोडेड टेक्स्ट जो हमारा अभी हमने एनकोड किया था वही एसवी करके जो हमने दिया था, यहाँ पर देखिए जब भी हमारा आउटपुट आया था SGVS कुछ ऐसे करके आया था, देखिए यहाँ पर वही हमारा टेक्स्ट लिया है SGVS करके, वही टेक्स्ट हमने यहाँ पर ले लिया है। क्या हमारा टेक्स्ट फाइल है। अब इसको फॉर्मेट को हम चेंज कर रहे हैं किसके अंदर, अपने बाइनरी डाटा के अंदर। तो फिर से हम बाइट के अंदर, क्योंकि बाइनरी के अंदर चेंज कर रहे हैं, बाइट डिकोड, बाइट सिर्फ बाइट को हमको डिकोड करके देगा। अब क्या करेंगे, देखिए वहां पर लिखा हुआ था बेस 64, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ बेस 64, डॉट के बाद यहाँ लिखा हुआ गेट डिकोडर और वहां पर लिखा था डॉट गेट एनकोडर। ठीक है, इसके बाद मेथड लगा दी, उसके बाद लिखा था डिकोड और देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है डिको, यहाँ पर एनकोड हो रहा है किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, अपने एनकोडेड टेक्स्ट, यानी कि एनकोडेड टेक्स्ट को हमें क्या करना है, डिकोड करना है। तो हमने टेक्स्ट इसको यहाँ पर दे दिया। अब इसे क्या करेंगे, जो भी हमारा डिकोडेड टेक्स्ट उसमें क्या कर देंगे, हम न्यू स्ट्रिंग के अंदर डाल देंगे, इसको अपनी डिकोडेड बाइट के अंदर, और बाद में अपनी डिकोडेड बाइट को टेक्स्ट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, डिकोडेड बाइट को हम यहाँ पर टेक्स्ट को प्रिंट कर देंगे। तो फिर से क्या होगा, हमारी वही वाली बाइट डाटा हमें प्रोवाइड हो जाएगा, यानी कि जो हमने स्ट्रिंग पास वहां पर कराई थी वही स्ट्रिंग हमको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अब बेस 64 एनकोडिंग एंड डिकोडिंग वाला कंसेप्ट बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बात करेंगे हम जावा के अंदर ईच फॉर ईच मेथड, जावा के अंदर क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। द फॉर ईच मेथड इन जावा इज डिफॉल्ट मेथड प्रोवाइडेड बाय द इटरेबल इंटरफेस, यानी कि जो आपका फॉर ईच मेथड है वो क्या होता है, आपका एक डिफॉल्ट मेथड है, ठीक है, जिसे प्रोवाइड कराया जाता है आपकी इटरेबल इंटरफेस। यानी कि इटरेबल का मतलब क्या होता है, जहां पर आपको रिपीटेशन वाला काम करना पड़े उसे क्या कहते हैं, इटरेबल कहते हैं। यानी कि ये इसका मतलब कहां पर यूज कर सकते हैं हम इसे, फॉर लूप वाली कंडीशन के अंदर इसको हम यहां पर यूज कर सकते हैं। विच इज इंप्लीमेंटेड बाय मोस्ट कलेक्टिव क्लासेस सच एज लिस्ट, सेट एंड मैप। यानी कि इसका कहां पर यूज किया जाएगा, जहां पर आपका मोस्ट कलेक्टिव क्लासेस सच एज लिस्ट या फिर सेट या फिर मैप कंसेप्ट का यूज किया जाएगा, वहां पर आप फॉर ईच मेथड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 8 एज अ पार्ट ऑफ न्यू फंक्शनल प्रोग्रामिंग फीचर। इसे क्या है, जावा 8 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग फीचर्स के लिए, इसको मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था। मेकिंग इट इजियर टू इटरेट ओवर कलेक्शन एंड अप्लाई ऑपरेशन टू ईच एलिमेंट। इसके लिए क्या है, आपको जब बार बार किसी भी कोड को बार बार कॉल करने के जाए तो उसके लिए हम इसका यूज करते थे। कहां पर, जहां पर हमें बार बार किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाह रहे हैं, कहां पर, अपने प्रत्येक एलिमेंट के लिए। अब इसका सिंटेक्स क्या है इसके बारे में बात करें। सबसे पहले क्या होगा, आपको यहां पर क्या लिखना होता है, कलेक्शन। जो भी आपका कलेक्शन है, लिस्ट है, एरे, आप उसको लिखिए, फिर डॉट लिखिए, फॉर ईच मेथड का लगाइए, आप उसको यहाँ पर लिखिए, फॉर ईच मेथड लिखिए, और यहाँ पर एक्शन, यानी कि जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो आप क्या लिखेंगे, अपने एक्शन के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा भी है कि आपका कलेक्शन क्या है और आपका एक्शन क्या है। कलेक्शन क्या है, द कलेक्शन यू वांट टू इटरेट ओवर सच एज, यानी कि कलेक्शन वो जिसके ऊपर क्या है, आप बार बार इटरेट यानी कि उस कोड को बार बार रन करना चाह रहे हैं। सच एज लिस्ट है, यानी कि सेट है, या फिर मैप है, यानी कि जिसके ऊपर क्या है, बार बार अपनी आप कंडीशन को क्या है, इटरेट कराना चाह रहे हैं, वो किसके ऊपर कर सकते हैं, या तो लिस्ट हो सकती है, या फिर सेट हो सकता है, या फिर मैप हो सकता है। एक्शन, a lambda expression or method reference that define the action to perform of each element। ये क्या हो सकता है, आपका कोई भी लैम्डा एक्सप्रेशन हो सकती है, या फिर कोई मेथड रेफरेंस हो सकता है, जिसका यूज कैसे हम करेंगे, हम तो डिफाइन द एक्शन
हम एक्शन करेंगे टू परफॉर्म ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट पर जब हमें किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने एक्शन का यूज करेंगे। किस किस पे कर सकते हैं, या तो कोई भी हमारी लैम्डा एक्सप्रेशन हो सकती है या फिर किसी का मेथड रेफरेंस हो सकता है, जहां पर क्या होगा बार बार हमें इटरेटिव यानी को बार बार क्या होगा कॉल करना होगा। अब यहां पर मैंने फॉर ईच मेथड जावा के अंदर क्या है उसके लिए एक एग्जांपल आपके लिए लिखा है। सबसे पहले हम एक पैकेट को इंपोर्ट करेंगे इसका यूटिल एरे का, दूसरा फिर से हम एक और पैकेट को इंपोर्ट करेंगे जो कि हमारी लिस्ट लेके आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पब्लिक क्लास लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, अपनी मेन क्लास लिखेंगे यानी कि मेन मेथड लिखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक लिस्ट ये हम बनाया जिसका नाम क्या है, हमारा नेम। हमने स्ट्रिंग लिस्ट की है, इसके अंदर उसका टाइप कैसा है स्ट्रिंग, और ये क्या है उसका नेम। अब यहाँ पर एरे लिस्ट को हम पास करेंगे, जहाँ पर क्या है हमारा एलिस है, इसके बाद क्या है बॉब है, इसके बाद क्या है हमारा चार्ली है, ठीक है। ये आपके तीन हमने स्ट्रिंग एज अ पास किए हैं किसके अंदर, अपनी एरे लिस्ट के अंदर, एरे एज अ लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम दो मेथड अलग अलग यूज करेंगे। फॉर ईच इन दिस वी यूज लैम्डा एक्सप्रेशन, मैंने आपको बताया था या तो आप कोई भी लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं या फिर किसी भी मेथड रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट पीछे वाले पॉइंट के अंदर बताया था कि जो एक्शन होगा वो या तो आपकी लैम्डा एक्सप्रेशन होगी या फिर क्या होगा कोई भी आपका मेथड रेफरेंस होगा। तो यहाँ पर दोनों के थ्रू हम करेंगे। तो पहला यहाँ पर मैंने क्या लिया है, आपका लैम्डा एक्सप्रेशन लिया है। तो मैंने आपको बताया लैम्डा एक्सप्रेशन लिखते कैसे हैं, पहले आप क्या लिखेंगे, आप अपनी जो आपने लिस्ट ली है उसका आप नाम लेंगे, उसका नाम क्या है आपका नेम। फिर क्या करेंगे, फिर आप अपने ईच मेथड को लिखेंगे यानी कि फॉर ईच मेथड को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपने स्ट्रिंग का नेम, ठीक है, आपने लिख दिया, और उसके बाद ये क्या है आपका टोकन है, नेम की ये वाला सिंबल जो है क्या आपका टोकन है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिर से आप नेम को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपका यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर क्या है, नेम के अंदर जितने भी आपके नेम दिए होंगे वो सब क्या होंगे, एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे। इसके बाद मेथड रेफरेंस, तो मेथड रेफरेंस में बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम मेथड रेफरेंस लिखते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सिस्टम डॉट आउट, और यहाँ पर क्या करते हैं हम डबल क्या करते हैं, डबल कोलन का यहाँ पर हम यूज करते हैं। नेम लिखेंगे वही फॉर ईच मेथड का लगाएंगे, फिर सिस्टम डॉट आउट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डबल कोलन का यूज करेंगे। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारे मेथड का रेफरेंस बन जाएगा। तो इन दोनों का आउटपुट क्या आएगा, पहले वाले आउटपुट से भी नेम प्रिंट होंगे। तो पहला क्या होगा आपका एलिस, दूसरे के नाम पे क्या है बॉब, और तीसरे के नाम पर क्या है चार्ली। तो ये क्या है आपका, ये वाला पोर्शन क्या है आपका लैम्डा एक्सप्रेशन का है, और जो आपके ये तीन डिस्प्ले हुए हैं ये आपका क्या है, ये क्या है आपका मेथड रेफरेंस। तो आपको याद रखना है कि मैंने आपको दोनों तरीके से करा दिया है कि वो जो आप एक्शन होगा वो आपका एक्शन या तो लैम्डा एक्सेप्शन पे हो सकता है या फिर आपका मेथड रेफरेंस पे हो सकता है। याद रखेंगे जब भी आप किसका लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करेंगे तो आप टोकन वाले का यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि लैम्डा के तीन कंपोनेंट होते हैं। तो इसके बाद जब आप मेथड रेफरेंस का यूज करेंगे तो आप डबल कोलन का यूज करेंगे किसके अंदर, अपनी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। इसके बाद सिग्निफिकेंस इन कलेक्शन प्रोसेसिंग, यानी कि जो अभी आपने पीछे जो आपने फॉर ईच मेथड पढ़ा है उसका सिग्निफिकेंस क्या है किसमें, आपका कलेक्शन प्रोसेसिंग में। इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला क्या है, क्लीनर एंड मोर रीडेबल कोड। ये आपको क्या है काफी ज्यादा साफ और क्या है रीडेबल कोड आपको प्रोवाइड कराता है। पहला फॉर ईच प्रोवाइड अ मोर कंसाइज एंड एक्सप्रेसिव वे टू इटरेटिव ओवर कलेक्शन कंपेयर टू ट्रेडिशनल फॉर लूप। यानी कि जो आपका फॉर ईच मेथड है वो आपको काफी ज्यादा स्पष्ट यानी क्लियर एंड एक्सप्रेसिव वे प्रोवाइड कराता है किसके लिए, आपके इटरेटिव ओवर के लिए। कहां पर, आपके जब आप कलेक्शन डेटा के ऊपर उसको लगाते हैं, किसके कंपेयर में, आपके ट्रेडिशनल फॉर लूप के अंदर। ये फॉर लूप से आपसे ज्यादा बेटर फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड कराता है क्योंकि इसका जो आपका कोड है वो काफी ज्यादा रीडेबल और क्लीन रहता है, ठीक है। इट रिमूव द नीड फॉर मेंटेनिंग काउंटर। ये क्या कर सकता है, आपके जो काउंटर को वहां पर किसमें, आपके ट्रेडिशनल फॉर लूप में आपके काउंटर को बार बार मेंटेन करना है तो उसके मेंटेन करने को वहां से रिमूव कर देता है। और इटरेट रिड्यूसिंग बॉयलर प्लेट कोड, किससे कर देता है, आपकी बॉयलर प्लेट से क्या है ये उसको रिप्लेस कर सकता है। इसके बाद सेकंड इसका क्या है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग इंटीग्रेशन। ये क्या है, आपकी फंक्शनल प्रोग्रामिंग
को इंटीग्रेट करता है। फॉर ईच अलाइन विद द फंक्शनल प्रोग्रामिंग फीचर इंट्रोड्यूस इन जावा 8 सच एज लैम्डा एक्सप्रेशन एंड मेथड डिफरेंस, यानी कि जो भी आपके लैम्डा एक्सप्रेशन और जो आपका मेथड डिफरेंस जावा 8 के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे, ये उसको सपोर्ट करता है। इट अलाउ यू टू फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू डू, ये केवल उसके ऊपर फोकस करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। विद ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट के आप क्या करना चाहते हैं ये उसके ऊपर फोकस करता है। रेदर देन हैव टू इटरेट ओवर द कलेक्शन, इसके आपको चिंता नहीं करनी है कि आपको इटरेशन वाला प्रोसेस कैसे अप्लाई करना है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये टास्क यानी कि आपको क्या करना चाहते हैं, यानी कि जो आप प्रत्येक एलिमेंट है उसके ऊपर किस तरीके से आपको इटरेट करना है, आपको उसके ऊपर ध्यान करना है। लेकिन इटरेशन होगी कैसे, इसके बारे में आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि किसका, ये आपकी प्रोग्रामिंग इंटीग्रेशन को सपोर्ट कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर किसी जो भी आपकी लैम्डा एक्सप्रेशन और जो आपका मेथड रेफरेंस था वो जावा 8 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो इसको सपोर्ट करता है। कौन, आपका फॉर ईच मेथड। रिड्यूस रिस्क ऑफ एरर, ये क्या है, आपके एरर के चांसेस को काफी हद तक रिमूव कर देता है। बाय हैंडलिंग द इटरेशन इंटरनली, इसके अंदर जो अभी आपका इटरेशन है वो इंटरनली हैंडल होता है। फॉर ईच मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कॉमन एरर, ये क्या है, जो आपके एरर है उसके रिस्क को क्या करता है, काफी ज्यादा कम कर देता है। लाइक कौन कौन सी एरर, पहली एरर यहाँ पर लिखी हुई है ऑफ बाय वन मिस्टेक, क्या है ये, ऑफ बाय वन मिस्टेक, यानी कि ऑफ बाय वन मिस्टेक क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। यानी कि ऑफ बाय वन मिस्टेक कब हो सकती है, मान लीजिए जो आपने अपने इटरेशन की वैल्यूज कुछ इस तरीके से आपने फॉर लूप लगाया हुआ है, i इक्वल टू 0, i ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस। अब जो आपने फॉर लूप लगाया था, ठीक है, जो भी आपने लूप लगाया था, इसके अंदर मान लीजिए कि आपसे या तो एक कंडीशन एक्स्ट्रा काउंट हो गई है या फिर एक कंडीशन कम काउंट हो गई है, तो इस तरीके की जो एरर आएगी उस एरर को आप क्या कहते हैं, ऑफ बाय वन मिस्टेक। यानी कि जहां पर आपके काउंट की वैल्यू या तो एक एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगी या फिर एक कम काउंट हो जाएगी, उसको आप क्या कहते हैं, ऑफ बाय वन मिस्टेक कहते हैं। और कोई भी एक्सीडेंटल इनफाइनाइट लूप, यानी कि जब आपका लूप क्या है, किसी भी एक ऐसी कंडीशन में चले जाए जो वहां पर टर्मिनेट ही ना हो पाए, उसे क्या कहते हैं आप, अपना एक्सीडेंटल इनफाइनाइट कोड। ठीक है, ये दो तरह के एरर आपको यहाँ पर बताई गई हैं, तो इस तरह की एरर से बचने के लिए भी क्या है, ये हमारे रिस्क को कम करता है। मेथड चेनिंग, फॉर ईच इज ऑफन यूज्ड इन मेथड चेनिंग विद द स्टीम एपीआई, यानी कि ये क्या है, इसको फॉर ईच मेथड ऑफन, इसके मतलब जो भी आपका फॉर ईच मेथड होता है उसका यूज किया जाता है आपकी मेथड चेनिंग में। किसके साथ किया जाता है, आपकी स्ट्रीम एपीआई के साथ उसका यूज किया जाता है। अलाउ फॉर मोर कॉम्प्लेक्स कलेक्शन प्रोसेसिंग, ये क्या करता है, आपको प्रोवाइड कराता है मोर कलेक्शन, किसमें, कॉम्प्लेक्स एंड फ्लुएंट एंड रीडेबल मैनर। इससे क्या फायदा होता है, आप इसको जल्दी से और आपको काफी इजीली आसान वाला फॉर्मेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि जब आप मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ रन कर सकें तो इससे क्या होगा, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, इसको ये आपको सपोर्ट करता है। व्हेन यूज्ड विद स्ट्रीम फॉर ईच कैन बी एग्जीक्यूट इन पैरेलल विच कैन लीड टू परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, यानी कि जब भी क्या है आपकी कोई पैरेलल में क्या एग्जीक्यूशन होगी तो वो क्या करेगी, आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकती है। इन अ लार्ज कलेक्शन ऑफ लिवरेज मल्टी कोर प्रोसेसर, यानी कि जो आपके मल्टी कोर प्रोसेसर हैं इसके थ्रू क्या है, आप मल्टीपल टास्क को एक बार में परफॉर्म कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद क्या है आपका टाइप एनोटेशन इन जावा, यानी कि जावा के अंदर टाइप एनोटेशन क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि जो आपका टाइप एनोटेशन जावा के अंदर रहता है कि आपने किस टाइप के कोड का वहां पर यूज किया जाएगा, जो आपके कोड का टाइप है उसके बारे में आपको और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए आप टाइप एनोटेशन का यूज करते हैं। किसके अंदर, जावा के अंदर, जो आपके कंपाइलर को बताता है कि आपको इस कोड को किस तरीके से रन करना है या फिर इसके अंदर किस तरीके से इस कोड को एनालाइज करना है। टाइप एनोटेशन इन जावा आर वे टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप यूज्ड इन योर कोड, यानी कि आपके कोड के अंदर क्या टाइप यूज किया गया उसके बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए आप क्या करते हैं, टाइप एनोटेशन का यूज करते हैं। दे आर यूज टू गिव हिंट्स, ये क्या है, आपके कंपाइलर को हिंट्स देते हैं टू और अदर टूल अबाउट हाउ टाइप शुड बी ट्रीटेड, यानी कि उस टाइप को कैसे ट्रीट किया जाएगा
और चेक्ड, और उस टाइप को किस तरीके से चेक किया जाएगा। यानी कि जब भी आपका कंपाइलर है, जब आप कोड को रन करते हैं तो ये आपके कंपाइलर को बताते हैं कि आप इस कोड को किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं या फिर इसको कैसे चेक कर सकते हैं, क्या इसके अंदर कोई एरर है या फिर नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे, जावा के अंदर टाइप एनोटेशन का यूज करते हैं। टाइप एनोटेशन आर सिमिलर टू रेगुलर एनोटेशन, ये क्या है, आपके रेगुलर एनोटेशन की तरह ही रहते हैं। लाइक जैसे हम लिखते हैं @ ओवरराइड, बट दे आर स्पेशली अप्लाइड टू टाइप। ये क्या है, जब अप्लाई किए थे, जब हमको टाइप एनोटेशन करना हो किसके ऊपर, या तो वेरिएबल के ऊपर, या फिर मेथड के ऊपर, या फिर पैरामीटर के ऊपर, या फिर रिटर्न टाइप के ऊपर आपको क्या करना हो, अपने टाइप एनोटेशन को परफॉर्म करना हो, तो आप क्या करेंगे, आप अपने टाइप एनोटेशन का वहां पर यूज करेंगे। दे हेल्प विद द थिंक लाइक चेकिंग, ये हमको सहायता करते हैं किसके लिए, हमको टाइप चेकिंग के लिए, कोड एनालाइज के लिए और कोड की डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम इनका यूज करेंगे। एक पॉइंट इसका ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। नोट नल इज अ कस्टम एनोटेशन, यानी कि जो आपकी नोट नल है, आपकी कैसी एनोटेशन है, आपकी एक कस्टम एनोटेशन है। दैट वर बी अप्लाई टू अ स्ट्रिंग टाइप, ये किस पर अप्लाई की जाएगी, आपकी स्ट्रिंग टाइप के ऊपर अप्लाई की जाएगी। इसका मतलब क्या है, आपकी स्ट्रिंग की वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती है। इट टेल द कंपाइलर और टूल दैट द स्ट्रिंग शुड नॉट बी नल, यानी कि जो आपकी स्ट्रिंग है वो कैसी नहीं होनी चाहिए, आपकी नल नहीं होनी चाहिए। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, टाइप एनोटेशन का एग्जांपल है। यहाँ पर फिर से आप एक पैकेज को इंपोर्ट करेंगे जो आपको करेगा lang डॉट एनोटेशन एलिमेंट टाइप करेगा। इसके बाद एक और पैकेज को हम पैकेज को इंपोर्ट करेंगे जो क्या करेगा, हमारी एनोटेशन को टारगेट करेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से एक कस्टम एनोटेशन डिफाइन करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कस्टम एनोटेशन कौन सी है, आपकी नोट नल। जब आपने नोट नल लगा दिया है तो यहाँ पर आप जब भी स्ट्रिंग पास करेंगे तो उसकी वैल्यू को वहां पर नल नहीं असाइन कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर आपने पब्लिक क्लास बनाई और यहाँ पर आपने मेन मेथड लगाया, फिर से जो आपने कस्टम एनोटेशन था उसका यूज किया डॉट नल। तो नल आपने किसके आगे लगा दिया, स्ट्रिंग का आगे लगा दिया। इसका मतलब यहाँ पर अब स्ट्रिंग के अंदर जब भी आप पास करेंगे वहां पर आपको कोई भी स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी जहां पर आप उसको नल नहीं छोड़ सकते हैं। तो देखिए जो मेरी स्ट्रिंग का नाम क्या है, क्या नेम, तो नेम के अंदर मैंने क्या पास किया है, एज अ एलिस। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, अपना टाइप एनोटेशन का यहाँ पर मैंने यूज किया है। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में जैसे मैं नेम को प्रिंट करूंगा तो वहां पर क्या प्रिंट होगा, एलिस प्रिंट होगा। तो आपको टाइप एनोटेशन इस तरीके से आप एक एग्जांपल के थ्रू अपने एग्जाम के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब रोल ऑफ टाइप एनोटेशन, यानी कि टाइप एनोटेशन का रोल क्या रहता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला एनहेंस टाइप चेकिंग, ये क्या करता है, आपकी टाइप चेकिंग को एनहेंस करता है। टाइप एनोटेशन कैन बी यूज टू एनफोर्स रूल्स अबाउट द टाइप, यानी कि आपके टाइप्स के लिए रूल्स को बताने के लिए टाइप एनोटेशन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज देम टू इंडिकेट दैट वेरिएबल शुड नेवर बी नल, यानी कि ये आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज देम इंडिकेट, यानी कि इसको इंडिकेट करेगा कि जो आपके वेरिएबल की वैल्यू है कभी भी क्या नहीं हो सकती, नल नहीं हो सकती। नल का मतलब क्या है, जब भी आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो वहां पर क्या है, उसकी वैल्यू को आप नल नहीं रख सकते। ये क्या है कि आपने एक अपने टाइप के लिए क्या है, एक नया रूल क्रिएट कर दिया है, विच कैन हेल्प प्रिवेंट द नल पॉइंटर एक्सेप्शन, जो आपका क्या है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन को क्लियर करा सकता है। यानी कि ये आपकी नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो आप थ्रो होने वाली थी वो अब थ्रो नहीं होगी यदि आप पहले से अपने टाइप के लिए क्या है, एक टाइप एनोटेशन डिक्लेयर कर देंगे। आपने क्या डिक्लेयर किया है कि आप जो भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे उसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, नल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है आपका, इंप्रूव कोड डॉक्यूमेंटेशन। दे प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टाइप आर एग्जीक्यूटेड, ये हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दें कि आपका टाइप जो है किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा टू बी यूज्ड, जब इसको यूज किया जाएगा। दे मेक द कोड इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन, इससे फायदा क्या होगा, हमको कोड का समझना आसान हो जाता है और उसको मेंटेन करना भी क्या है, आसान हो जाता है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका टूल सपोर्ट। दे अनेबल बेटर सपोर्ट फॉर स्टैटिक एनालाइज टूल्स एंड आईडी, ये क्या है, आपको बेटर सपोर्ट करते हैं किसके लिए, आपको एनालाइज ऑफ टूल एंड आईडी के लिए। टूल्स कैन बी यूज दीज एनोटेशन टू प्रोवाइड वार्निंग, यानी कि इन टूल्स का हम क्यों यूज करेंगे, हमको वार्निंग मैसेज जनरेट करना है। अब वार्निंग मैसेज कैसे जनरेट होगा,
जैसे कि हमने अभी ऊपर आपको मैंने भी बताया कि आप टाइप चेकिंग के अंदर कैसे रूल्स को बना सकते हैं। आपने जैसे ही रूल लगा दिया है कि आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को नल डिफाइन नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी भी यूजर ने क्या है अपने वेरिएबल की वैल्यू को क्या है नल असाइन करा है, तो उस समय क्या होगा, आपको एक वार्निंग मैसेज आ जाएगा कि आप इसकी वैल्यू को वहां पर नल प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। दूसरा एरर, वहां पर क्या होगा, जैसे ही आपने वैल्यू आपने नल प्रोवाइड करा दी तो वहां पर क्या होगा, एक आपको एरर मैसेज वहां पर शो हो जाएगा। और सजेशन बेस्ड ऑन द टाइप एनोटेशन, और आपको टाइप एनोटेशन के बेस पे क्या सजेशन भी दे सकता है। मान लीजिए कोई यूजर जैसे ही उसको नल छोड़ने का ट्राई कर रहा है तो वहां पर क्या होगा, एक आपको सजेशन दिया जाएगा कि आप इसको यहाँ पर नल नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपको टूल सपोर्ट भी अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जावा मॉड्यूल सिस्टम, यानी कि जावा के अंदर मॉड्यूल सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने जावा मॉड्यूल सिस्टम के बारे में। अब जावा मॉड्यूल सिस्टम क्या होते हैं, यानी कि जो आपका जावा मॉड्यूल सिस्टम है इसको जावा 9 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसका मेन मोटिव था कि आपकी जो जावा एप्लीकेशन है उसको कैसे अच्छी तरीके से क्या है ऑर्गेनाइज और मॉड्यूल किया जाए। ठीक है, इसके बारे में हम जावा मॉड्यूल सिस्टम के अंदर देखेंगे। तो जावा मॉड्यूल सिस्टम इंट्रोड्यूस इन जावा 9, इसे क्या है जावा 9 के अंदर आपका इंट्रोड्यूस किया गया। इट इज अ वे टू मॉड्यूलराइज, इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज इनटू मॉड्यूल योर जावा एप्लीकेशन, यानी कि आप अपनी जावा एप्लीकेशन को कैसे ही मॉड्यूल के अंदर चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया। इट हेल्प यू टू बेटर मैनेज द डिपेंडेंसी एंड एनकैप्सुलेशन ऑफ कोड इन अ लार्ज एप्लीकेशन। ये आपको बताता है कि जो आपकी लार्ज एप्लीकेशन है उसके अंदर आप एक मॉड्यूल के किसी दूसरे मॉड्यूल से कैसे डिपेंडेंसी और एनकैप्सुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं। ये कौन आपको बताता है, जावा मॉड्यूल सिस्टम के अंदर। यानी कि जब आपकी लार्ज एप्लीकेशन होती है तो उसके अंदर कोड के अंदर कैसे हम उसके इंटरनल डिटेल को हाइड करते हैं। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, आपको इंटरनल डिटेल वहां पर क्या है हाइड कर ली जाती हैं और आपको एसेंशियल इन्फॉर्मेशन वहां पर प्रोवाइड कराई जाती है। डिपेंडेंसी, आपको बताया जाएगा कि कोई भी एक मॉड्यूल किसी दूसरे मॉड्यूल पर किस तरीके से डिपेंड है, उसके बारे में यहाँ पर बात होगी। A module in a Java is a collection of related package। ये क्या है, मॉड्यूल जावा में अंदर क्या होता है, आपका एक पैकेज होता है किसका, आपकी रिलेटेड कलेक्शन का, एंड रिसोर्सेज बाउंडेड टुगेदर, जिनको एक साथ क्या है बाउंड किया जाता है, इट डिफाइंड। ठीक है, जो आपका मॉड्यूल है उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, 3 चीजें होती हैं। विच पैकेज इज प्रोवाइडेड टू अ अदर मॉड्यूल, यानी कि ये जो आपका मॉड्यूल है किसी दूसरे पैकेज में किस तरीके प्रोवाइड किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, विच पैकेज इज रिक्वायर्ड फॉर माई अदर पैकेज, यानी कि इस पैकेज को किसी दूसरे पैकेज के द्वारा क्या आवश्यकता है उसके बारे में बात करेंगे। हाउ इट शुड बी एनकैप्सुलेट, और इसको कैसे एनकैप्सुलेट किया जाएगा इसके बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इसे किस जो हमारा पैकेज है इसे किसी दूसरे मॉड्यूल में किस तरीके से यूज किया जा रहा है। दूसरा, इसको किस पैकेज की और आवश्यकता है उसके बारे में, और इस तीसरा पॉइंट है इसको कैसे आप क्या है एनकैप्सुलेट करेंगे। यहाँ पर 3 पॉइंट होते हैं किसके, ये आपके मॉड्यूल के। ईच मॉड्यूल हैज अ स्पेशल फाइल नेम, जो आपका मॉड्यूल है प्रत्येक का क्या होगा, आपका स्पेशल फाइल नेम होगा। ठीक है, वो कहाँ पर डिफाइन किया जाएगा, आपकी इन्फो जावा के अंदर उसको डिफाइन किया था। विच डिस्क्राइब द मॉड्यूल एंड इट्स डिपेंडेंसी, जो आपके मॉड्यूल का टाइप और उसकी डिपेंडेंसी क्या है वहां पर एक्सप्लेन करता है। अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है किसका, आपके जावा मॉड्यूल का। सपोज कीजिए आपको 2 मॉड्यूल दिए हुए हैं, पहले मॉड्यूल का नाम ए है और दूसरे मॉड्यूल का क्या नाम है, बी है। तो यहाँ पर बात करेंगे जो आपका मॉड्यूल ए है वो आपका मॉड्यूल ए हैज अ पैकेज com.example.service, आपके जो ए मॉड्यूल है उसके पास ये वाला पैकेज है। एंड जो आपका मॉड्यूल बी है उसको एक पैकेज की रिक्वायरमेंट है जो क्या करेगा, आपकी क्लास ए से वो लेगा। तो यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एकदम डिटेल में अच्छे से समझते हैं। पहला क्या है, मॉड्यूल ए। तो मॉड्यूल ए के पास कौन सा पैकेज है, तो ये एक्सपोर्ट कर रहा है किसी पैकेज को, इसका नाम क्या है com.example.service। ठीक है, तो ये क्या है आपका मॉड्यूल 1 है, आपने फिर इस कोड को ब्लॉक कर दिया।
अब इसके बाद क्या है आपका मॉड्यूल बी है। तो मॉड्यूल बी क्या है, उसको रिक्वायरमेंट है, यानी कि रिक्वायर है किसके, अपने मॉड्यूल ए की। यानी कि आप देखिए यहाँ पर क्या है, एक दूसरे से डिपेंडेंसी हो गई। मान लीजिए आपका जो मॉडल है ए है वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या आपका मॉडल बी उसे यूज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है आपका मॉडल बी डिपेंडेंस है किसके ऊपर, आपके मॉडल बी के ऊपर। अब ये भी क्या है, ये भी किसी दूसरे पैकेज को क्या कर रहा है, अपने अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो उसका नाम क्या है आपका com.example.service। इस तरीके से डिक्लेयरिंग डिपेंडेंसी ऑन मॉड्यूल्स, यानी किस तरीके से आपके मॉडल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, आप इसे एग्जांपल के थ्रू आसानी से समझा सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या पॉइंट है इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। मॉड्यूल ए एक्सपोर्ट द com.example.service पैकेट टू अदर मॉड्यूल, यानी कि जो आपका मॉड्यूल ए है वो इस वाला, यानी कि जो आपका .com.example.service पैकेज है, ये किसी दूसरे पैकेज से अपने अंदर क्या कर रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है। और जो आपका मॉड्यूल बी है, डिक्लेयर दैट इट रिक्वायर मॉड्यूल ए, ये डिक्लेयर कर रहा है कि क्या है, मुझे अपने मॉड्यूल ए की क्या है रिक्वायरमेंट है। सो इट कैन बी यूज द क्लासेस फ्रॉम com.example.service। ठीक है, याद रखेंगे जो आपका मॉड्यूल ए है वो एक्सपोर्ट कर रहा है आपके इस वाले पैकेज को। अब जो आपका मॉड्यूल बी है उसको रिक्वायरमेंट है किसको, आपके ए वाले मॉड्यूल की। तो यहाँ पर क्या है, बी आपका डिपेंडेंट है किसके ऊपर, ए के ऊपर। तो आप इसकी डिपेंडेंसी आप एग्जांपल आप उसका बिल्कुल आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जावा मॉड्यूल क्या है। अब एडवांटेज ऑफ जावा मॉड्यूल क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला, इंप्रूव कोड ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा, हम अपने कोड को, यानी कि जो भी हमारी लार्ज एप्लीकेशन रहती हैं उसमें हम जो भी हमारा कोड रहता है हम उसे अच्छे से क्या है मॉड्यूल कर सकते हैं। मॉड्यूल्स हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज योर कोड इनटू लॉजिकल यूनिट्स, यानी कि ये हमें सहायता करता है कि जो हमारा कोड है हम क्या है उन्हें लॉजिकल यूनिट के अंदर क्या है कवर कर सकते हैं। दिस मेक द कोड बेस इजियर टू अंडरस्टैंड, यानी कि इसमें क्या है, जब कोड बेस उसको समझना आसान होता है, टू मैनेज उसको मैनेज करना आसान होता है, स्पेशली इन अ लार्ज एप्लीकेशन। किसके लिए, जब आपकी एप्लीकेशन का साइज कैसा हो, लार्ज। सेकंड क्या है, एनकैप्सुलेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। मॉड्यूल्स अलाउ यू टू हाइड इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो आपका मॉड्यूल्स हैं कि जो आपकी इंटरनल डिटेल्स है उसको क्या है हाइड कर दिया जाएगा। एंड एक्सपोज ओनली व्हाट इट्स नेसेसरी, केवल आपको जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वही आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। जो आपकी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है उसको क्या है यूजर से क्या है हाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या है, एनहेंस डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। यू कैन क्लियरली डिक्लेयर विच मॉड्यूल योर मॉड्यूल डिपेंड ऑन, यानी कि आप क्लियरली डिक्लेयर कर सकते हैं कि कौन सा मॉड्यूल किस मॉड्यूल के ऊपर क्या है डिपेंड कर रहा है। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूल ए बिल्कुल आपके ऊपर, मतलब जो मॉड्यूल बी है वो आपका डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर, आपके मॉड्यूल ए के ऊपर। तो यहाँ पर हमने क्लियरली वहां पर डिफाइन कर दिया था। दिस हेल्प मैनेज डिपेंडेंसी फॉर, ये क्या है आपकी डिपेंडेंसी को मैनेज करने के लिए, फॉर इफिशिएंटली एंड अवॉइड इश्यूज रिलेटेड टू क्लास पाथ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो आपकी क्लास पाथ वाले कॉन्फ्लिक्ट आने वाले थे उसको क्या है ये अवॉइड कर देता है, किसके थ्रू, हम डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के थ्रू। बेटर परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी, द मॉड्यूल सिस्टम अलाउ फॉर बेटर परफॉर्मेंस बाय प्रोवाइडिंग द जेवीएम, यानी क्या है ये आपको बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है किसके थ्रू, जेवीएम के थ्रू। आपका जेवीएम क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन। मोर इंफॉर्मेशन अबाउट मॉड्यूल डिपेंड एंड स्ट्रक्चर, यानी कि जो क्या करता है आपके मॉड्यूल की डिपेंडेंसी एंड स्ट्रक्चर क्या करता है वहां पर डिफाइन करता है। इसके बाद क्या है, इंप्रूव मेंटेनेबिलिटी बाय क्लियरली डिफाइनिंग मॉड्यूल बाउंड्रीज। यहाँ पर क्या है आपने मॉड्यूल्स की बाउंड्रीज को क्लियरली डिफाइन करते हैं। इट इजियर टू मेक चेंज टू वन मॉड्यूल विदाउट अफेक्टिंग अदर मॉड्यूल। जब हम अपने मॉड्यूल्स की बाउंड्रीज को सेट कर देते हैं तो यदि हम अपने किसी भी एक मॉड्यूल के अंदर चेंज करते हैं तो वहां पर किसी दूसरे मॉड्यूल के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। दिस हेल्प इन मेंटेन एंड अपडेटिंग कोड ओवर टाइम, जो सहायता करता है हमें किसके लिए, कोड को मेंटेन करने के लिए एंड अपडेट करने के लिए ओवर टाइम, यानी कि हम किसी भी टाइम इसको अपडेट और चेंज कर सकते हैं। आपको सभी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डायमंड सिंटैक्स इन जावा, यानी कि जावा के अंदर डायमंड सिंटैक्स क्या होता है। यदि आप इस तरीके से एक डायमंड बना देंगे तो ये क्या है आपका जावा के अंदर क्या है डायमंड सिंटैक्स है। तो आपको याद रखना है कि आपने सपोज ये लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर स्ट्रिंग डिफाइन किया है,
तो आपको राइट हैंड में स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं है। केवल आप क्या करेंगे, जैसे ही डायमंड सिंबल का यूज कर देंगे तो वो समझ जाएगा, वो डायरेक्टली इसको कहां से फैच कर लेगा, यहां से फैच कर लेगा। यानी कि ये आपने डायमंड के अंदर क्या डिफाइन किया है वो इसको यहां से आसानी से फैच कर लेगा। देखते हैं यहां पर इन जावा द डायमंड सिंटैक्स, ये क्या है आपका डायमंड सिंटैक्स इज अ फीचर्स इंट्रोड्यूस इन जावा 7। इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया था, जावा 7 के अंदर इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। दैट सिंप्लीफाई द यूज ऑफ जेनेसिस, जो क्या करता है आपके जेनेसिस को सिंप्लीफाई करता है। इट अलाउ यू टू इन्फर द जेनरिक टाइप ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट, मेक कोड मोर कंसाइज एंड रीडेबल। जो आपका राइट साइड में कोड लिखा जाएगा वो काफी ज्यादा कंसाइज एंड रीडेबल फॉर्मेट में होगा। अब एग्जांपल देखते हैं कि पहले आपका डायमंड सिंटैक्स से पहले सिंटैक्स कैसा था, और जब हमारे जावा के अंदर डायमंड सिंटैक्स को अप्लाई कर दिया गया तो हमारा सिंटैक्स कैसा हो गया। सबसे पहले आप क्या लिखते थे, वही लिस्ट, इसके बाद जो भी आप आर्गुमेंट आपको प्रिंट करने, जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग आप लिखते थे, यहाँ पर स्ट्रिंग, इसके बाद आप लिखते थे लिस्ट, इसके बाद इक्वल टू, इसके बाद यहां पर क्या लिखते थे, फिर न्यू, फिर से आप अपना जो भी आपकी एरे या फिर एरे की जो आपकी लिस्ट है आप उसको यहां पर दिखा देंगे एरे लिस्ट। और आपको राइट हैंड साइड में भी आपको देना पड़ता था कि जो आपका एरे लिस्ट है उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, तो आपको यहां पर भी स्ट्रिंग लिखना होता था। ये जब आपका डायमंड सिंटैक्स जावा के अंदर नहीं आया था, तब का सिंटैक्स है। यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जांपल विदाउट डायमंड सिंटैक्स। क्या होता था, पहले लिस्ट लिखते थे, उसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग या फिर जो भी आपको पास करना हो यहाँ पर पैरामीटर पास कर सकते थे। यहाँ पर लिस्ट, उसके बाद फिर एरे लिस्ट का आप नाम लिखते थे, और यहाँ पर भी फिर आपको दोबारा से आपको टाइप यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता था। लेकिन जब आपका जावा के अंदर आपका डायमंड सिंटैक्स आ गया तो यहाँ पर क्या हुआ, केवल आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही डिफाइन करना है कि उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, जो भी आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। लेकिन राइट हैंड साइड में केवल आपको डायमंड वाले सिंटैक्स का यूज करना है, यहाँ पर उसका टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही समझ जाएगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो आपको डायमंड सिंटैक्स समझ में आ गया होगा, और डायमंड सिंटैक्स से पहले क्या था आपको ये भी अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। इन दिस एग्जाम्पल द डायमंड सिंटैक्स the string is inferred by the compiler based on declaration of the variable on the left side, यानी कि जो आपके लेफ्ट साइड में डाला गया लिस्ट स्ट्रिंग, so you do not need to repeat it on the right hand side। यानी कि जब आपने एक बार लेफ्ट हैंड साइड में अपने स्ट्रिंग का टाइप एक बार डिफाइन कर दिया है तो आपको राइट हैंड साइड में उसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। किस में जरूरत नहीं थी, केवल आपके डायमंड सिंटैक्स में। वहां पर क्या है, केवल आपको अपने डायमंड सिंटैक्स को वहां पर लिखना है, इससे वो समझ जाएगा कि आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में उसका टाइप्स यानी कि जो स्ट्रिंग यहाँ पर लिखी हुई है वही स्ट्रिंग क्या होगा यहाँ पर पास हो रही होगी। तो आपको अब डायमंड सिंटैक्स क्या है उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इसका मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल बता भी दिए हैं। इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था आपको याद रखना है, इसको जावा वर्जन 7 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इल्ड कीवर्ड इन जावा, यानी कि जावा के अंदर इल्ड कीवर्ड क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। द इल्ड कीवर्ड इन जावा इज यूज इनसाइड स्विच एक्सप्रेशन टू रिटर्न अ वैल्यू, यानी कि इल्ड कीवर्ड का यूज जावा के अंदर किसके आपके स्विच एक्सप्रेशन के अंदर यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है, आपकी रिटर्न वैल्यू को प्रोवाइड कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट वाज इंट्रोड्यूस इन जावा 13 एज अ पार्ट ऑफ न्यू स्विच एक्सप्रेशन फीचर्स, यानी कि इसे जावा 13 के अंदर एज अ स्विच एक्सप्रेशन के न्यू फीचर के रूप में इसे क्या है ऐड किया गया। लेकिन इससे पहले जब हम स्विच स्टेटमेंट यूज करते थे तो वहां पर आपकी रिटर्न वैल्यू नहीं प्रोवाइड होती थी, तो हमने इसलिए क्या किया इल्ड कीवर्ड का यहाँ पर हमने यूज किया है। बिफोर इल्ड यानी कि इल्ड कीवर्ड से पहले स्विच स्टेटमेंट कुड नॉट रिटर्न अ वैल्यू डायरेक्टली, यानी कि जो आपका स्विच स्टेटमेंट थी वो आपकी डायरेक्टली वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकती थी। बट विद द स्विच एक्सप्रेशन यू कैन नाउ राइट मोर कॉन्साइज कोड दैट इवैल्यूएट टू अ वैल्यू। आप क्या है आप कोड को लिख सकते हैं एंड
इट हाउ यू रिटर्न दैट वैल्यू फ्रॉम अ केस, यानी कि इस फॉर्म में आपको कैसे वैल्यू रिटर्न करनी है या वो कौन बताएगा, आपका इल्ड कीवर्ड के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। याद रखना है कि इल्ड कीवर्ड का यूज हम कहाँ पर करते हैं, स्विच केस के अंदर करते हैं। इससे पहले जो आपके जावा के अंदर आप स्विच केस को डिफाइन करते थे, वहां पर आपको जो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू यानी कि रिटर्न वैल्यू थी वो डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं कराई जाती थी, लेकिन आप यील्ड कीवर्ड के थ्रू क्या है, आप डायरेक्टली जो है आप उनकी रिटर्न वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। इसको कब किया गया था, जावा 13 वर्जन के अंदर इसको लॉन्च करा गया था। एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ, यानी कि एक हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम क्या है, डे नंबर। जैसे ही आप डे नंबर की वैल्यू कुछ देंगे तो यहाँ पर कोई स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट होगी। तो वैसे ही लिखेंगे स्ट्रिंग डे स्विच, यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट लगा दी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम नंबर की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। अब नंबर की वैल्यू आप जो भी प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर 3 तक दे रखा है तो या इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 3। तो 3 स्टेटमेंट के अंदर जो भी लिखा होगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, प्रिंट। तो केस 1 के अंदर क्या होगा, मंडे होगा, केस 2 के अंदर ट्यूसडे, और ऐसे केस 3 के अंदर क्या है, वेडनेसडे। हम डिफॉल्ट वाले के अंदर क्या है, हमने इल्ड कीवर्ड का यूज किया है, यानी कि इनवैलिड डेज। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द डेज इज डेज नेम, यानी कि जो भी डेज नेम में आप प्रिंट करेंगे वहां पर आ जाएगा। मान लीजिए आपने नंबर यानी कि जो डेज नेम नंबर है उसकी वैल्यू आपने 3 दी है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाली स्टेटमेंट क्या है, आपके प्रिंट हो जाएगी। मान लीजिए इस बार आपने डे नंबर की वैल्यू सपोज कीजिए 5 प्रिंट की है, क्या दी है, 5 दी है, तो उस समय क्या होगा, आपको एक रिटर्न वैल्यू प्रोवाइड कराई जाएगी। किसके ऊपर स्विच आएगा, डिफॉल्ट के पास। पहले चेक करेगा क्या केस नंबर 1 की वैल्यू है, नहीं। केस 2 की वैल्यू है, नहीं। केस 3 के लिए नहीं। तो यदि केस 1, केस 2, केस 3 में से कोई भी एक वैल्यू होती तो यहाँ पर ये आउटपुट डिस्प्ले हो जाता। तो ना तो ये केस 1 के अंदर आती है, ना 2 ना 3। तो इसका मतलब क्या है, किसके अंदर जाएगी, डिफॉल्ट के अंदर। यानी कि यदि इन केस में से कोई भी एक भी कंडीशन हिट नहीं होती है तो वो किस में चली जाती है, आपकी डिफॉल्ट में चली जाती है। और डिफॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर जो भी लिखा जाता है वो आपको इल्ड कीवर्ड के थ्रू क्या है, आपका डिस्प्ले हो जाएगा। यानी कि जब भी आप डे नंबर की संख्या क्या करेंगे, 5 प्रिंट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इनवैलिड डेज। यानी कि क्या है, आपने नंबर की संख्या क्या है, गलत डाली है। तो इस तरीके से आप इल्ड कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। मैंने आपको थ्योरी एंड एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझा दिया। इसके बाद की बेनिफिट्स ऑफ इल्ड कीवर्ड। सबसे पहला पॉइंट है इसका क्लियरिटी, हेल्प इन ये आपको क्लियरिटी प्रोवाइड कराता है किसके अंदर, हेल्प इन रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स केस ब्लॉक, या कि जो है जो भी आपके कॉम्प्लेक्स केस ब्लॉक होंगे उसके अंदर रिटर्न वैल्यू को प्रोवाइड कराने के लिए आप किसका, इल्ड कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। मेकिंग देन कोड इजी टू अंडरस्टैंड, से फायदा क्या होगा, आपको कोड क्या होगा, इजीली क्या होगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउ फॉर मोर डिटेल लॉजिक विद इन अ केस, यानी कि आपको क्या है, मोर डिटेल प्रोवाइड कराता है किसी भी केस के अंदर, व्हाइल स्टिल यूजिंग द कंसाइज स्विच एक्सप्रेशन सिंटैक्स। जब क्या होगा, आप किसी भी कंसाइज स्विच स्टेटमेंट का वहां पर यूज करेंगे। कंसाइजनेस, रिड्यूस द नीड ऑफ एडिशनल वेरिएबल और नेस्टेड स्ट्रक्चर टू हैंडल कॉम्प्लेक्स लॉजिक, यानी कि इसके अंदर आपको कॉम्प्लेक्स लॉजिक को हैंडल करने के लिए एडिशनल वेरिएबल या फिर नेस्टेड स्ट्रक्चर की वहां पर क्या है, कोई भी नीड नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, इसके कुछ की पॉइंट है, आप ये भी याद रखिएगा। इसके बाद क्या है, रिकॉर्ड इन जावा। जावा के अंदर रिकॉर्ड क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो जावा का आपका रिकॉर्ड फीचर है उसको जावा 14 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर लेकिन इसको जो आपका मेन फीचर के अंदर इंप्लीमेंट किया गया, इसे जावा 16 के अंदर इंप्लीमेंट किया गया। इन जावा रिकॉर्ड वाज इंट्रोड्यूस इन जावा 14 एज अ प्रीवियस फीचर्स। इसे क्या है, जावा 14 के अंदर एक प्रीवियस फीचर के द्वारा इसको ऐड किया गया एंड बिकम अ स्टैंडर्ड फीचर इन जावा 16। और जावा 16 के अंदर क्या है, एक इसे स्टैंडर्ड फीचर्स के रूप में ऐड कर लिया गया। रिकॉर्ड प्रोवाइड अ कंसाइज वे टू क्रिएट इम्यूटेबल डाटा क्लास। इसका मतलब क्या है, आपको ये एक ऐसा वे प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू क्या है, आप एक अपनी इम्यूटेबल डाटा क्लास बना सकते हैं। इम्यूटेबल डाटा क्लास क्या होती है, यानी कि वे डाटा क्लास होती है यदि आपने उनको एक बार डिफाइन कर दिया है तो आप उनके बीच में बार बार चीजों को चेंजेस नहीं कर सकते। और म्यूटेबल क्या होती है, म्यूटेबल वो क्लास होती है जिनको आप बार बार मॉडिफाई कर सकते हैं, और इम्यूटेबल वो क्लास होती है आप जिनको बार बार मॉडिफाई नहीं कर सकते।
दे सिंप्लीफाई द क्रिएशन ऑफ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, यानी कि वो सिंप्लीफाई करते हैं किसको, आपके क्रिएटिंग द इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बाय ऑटोमेटिकली जनरेटिंग बॉयलर कोड फॉर यू। ये क्या करते हैं, आपके लिए ऑटोमेटिक एक बॉयलर कोड को जनरेट करती हैं। अ रिकॉर्ड इज अ स्पेशल काइंड ऑफ क्लास, यानी कि आपका रिकॉर्ड जो है आपकी स्पेशल काइंड की क्लास रहती है। वो कुछ उसके कुछ फीचर्स दे रखे हैं, क्या क्या है। पहला, ऑटोमेटिकली जनरेट इम्यूटेबल फील्ड। ये क्या है, आपको ऑटोमेटिकली क्या है, आपका एक इम्यूटेबल फील्ड जनरेट करके देगा। उसका मतलब क्या होगा, ऑल फील्ड इन अ रिकॉर्ड आर फाइनली, यानी कि जितने फील्ड है सारे कैसे होंगे, वे फाइनली होंगे। अब सारे रिकॉर्ड कैसे हैं, फाइनली। तो फाइनली का मतलब क्या है, अनचेंजेबल, यानी कि जब एक बार उसको डिक्लेयर कर दिया गया है तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, जनरेट स्टैंडर्ड मेथड। जैसे ही आप क्या है, आप जावा के अंदर रिकॉर्ड का यूज करते हैं तो वहां पर आपको ऑटोमेटिकली कुछ मेथड जनरेट करके देता है। इंक्लूड इम्प्लीमेंटेशन फॉर इक्वल, हैश कोड एंड टू सॉर्ट। ये आपको क्या है, ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड मेथड आपको वहां पर प्रोवाइड कराता है। इसके बाद सिंप्लीफाई कंस्ट्रक्टर एंड एक्सेसर। यू ओनली नीड टू डिफाइन द फील्ड, केवल आपको फील्ड को डिफाइन करना है। द कंस्ट्रक्टर एंड ग्रेटर आर जनरेटेड ऑटोमेटिकली। जो आपको ग्रेटर और कंस्ट्रक्टर है वो आपके ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, वहां पर क्रिएट हो जाएंगे। गेटर्स, सॉरी ये गेटर्स लिखा हुआ है। रिकॉर्ड सिंप्लीफाई इम्यूटेबल डाटा क्रिएशन, यानी किस तरीके से वो सिंप्लीफाई करता है आपका इम्यूटेबल डाटा को, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले क्या है आपका इम्यूटेबल फील्ड। फील्ड इन अ रिकॉर्ड आर फाइनल बाय डिफॉल्ट, यानी कि जो आपके फील्ड है रिकॉर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट कैसे रहते हैं, फाइनल रहते हैं। ठीक है, फाइनल का मतलब यदि एक बार आपने डिफाइन कर दिया तो आप उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। मीनिंग देयर वैल्यू कांट बी चेंज वन सेट, एक बार उसको सेट कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यू डू नॉट टू मैनुअली डिक्लेयर फील्ड एज अ फाइनल और क्रिएट सेटर। ठीक है, इसके बाद क्या है, ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर। रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइज द फील्ड, यानी क्या है, आपको एक ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कराता है जो एक फील्ड को इनिशियलाइज करता है। यू डू नॉट नीड टू राइट कंस्ट्रक्टर योरसेल्फ, आपको कोई भी कंस्ट्रक्टर लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद क्या है, ऑटोमेटिक गेटर। फॉर ईच फील्ड अ गेटर मेथड इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। प्रत्येक फील्ड के लिए आपका एक ऑटोमेटिक जो गेटर मेथड है खुद ही क्रिएट हो जाता है। यू डू नॉट नीड टू राइट गेटर मेथड, आपको गेटर मेथड लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद क्या है, जनरेट इक्वल, हैश कोड और सॉर्टिंग मेथड, ये आपको प्रोवाइड कराता है। रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली प्रोवाइड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इक्वल, हैश और टू सॉर्ट मेथड, आपको ऑटोमेटिकली क्या है वहां पर प्रोवाइड कराता है। इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रिकॉर्ड्स, इसके क्या क्या फायदे हैं। पहला क्या है आपका कंसाइजनेस। रिड्यूस बॉयलर प्लेट कोड, आपको जो आपका बॉयलर प्लेट कोड है उसको क्या रिड्यूस करता है। मेकिंग योर क्लास मोर कंसाइज एंड रीडेबल, जो आपकी क्लास है काफी कंसाइज एंड रीडेबल फॉर्मेट में रहती है। इसके बाद क्या है, इम्यूटेबिलिटी। इंश्योर दैट इंस्टांस आर इम्यूटेबल बाय डिफॉल्ट, जितने भी आपके इंस्टांस हैं सारे बाय डिफॉल्ट कैसे रहेंगे, इम्यूटेबल रहेंगे। विच हैज यूजफुल फॉर डाटा इंटीग्रिटी, जो आपकी डाटा इंटीग्रिटी के लिए रहेंगे। यानी कि डाटा एंट्री क्या है, इंटीग्रिटी क्या होती है, यदि आपके डाटा के अंदर कोई भी चेंज ना किया जा सके तो वहां पर आपकी डाटा इंटीग्रिटी कैसी है, मेंटेन रहती है। इसके बाद क्या है, सिंप्लिसिटी। ऑटोमेटिकली हैंडल कॉमन मेथड, ये क्या है, आपको ऑटोमेटिकली कॉमन मेथड को हैंडल करता है। एंड कंस्ट्रक्टर, जो आपके कंस्ट्रक्टर हैं एंड मेथड को, इनको ऑटोमेटिकली क्या है, ये हैंडल करता है। रिड्यूस द नीड फॉर मैनुअल कोड, ये क्या है, आपके मैनुअल कोड की नीड को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंप्लीट सेशन पसंद आएगा। तो यदि आपको कंप्लीट सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और जितना आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट उतनी ही जल्दी से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभी आपको क्या करना है, सीधे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाना है, वहां पर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। आप वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इस PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। आपकी नेक्स्ट जो बची हुई यूनिट नंबर 4 एंड 5 है जल्दी ही आपके प्यारे सेमेस्टर अड्डा चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच।